तो हाय गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एनिमेरो। काफी लंबे समय के बाद मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग एनिमे को लेकर। लिटरली ये एनिमे काफी ज्यादा ठरकीपन से भरी हुई है, जिसमें टाइम के साथ आपको काफी मजा आएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपनी एनिमे की ओर। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे अकागामी को देखते हैं। तभी अकागामी के फादर उसे एक एडवाइस देते हैं, बेटा क्योंकि तुम हमारे पुत्र हो तो तुम्हें इस बात का पता होना जरूरी है, अकेले की कोई लाइफ नहीं होती, सिंगलता एक श्राप है। और क्या तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी फ्यूचर में हजारों गर्लफ्रेंड हो? सीधा साधा मासूम अकागामी अपनी फादर की हाँ में हाँ मिलाता है। देन अकागामी के फादर की राइड आ जाती है। अकागामी उनसे पूछता है, आप कहाँ जा रहे हो? अकागामी के फादर कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी मम्मियाँ लेने जा रहा हूँ। ये सुनकर अकागामी सोचता है, वाह मेरे फादर कितने कूल हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं अकागामी अब तक बड़ा हो चुका है एंड हमेशा अकागामी के दिमाग में उसकी फादर की बातें चलती रहती हैं। जब उन्होंने अकागामी से कहा था, बेटा सिंगलता एक श्राप है और तुम्हें कभी सिंगल नहीं रहना है। ग्राउंड में इसके लफंगे दोस्त लड़कियों को एक्सरसाइज करते हुए देख रहे थे। देन वो अकागामी से कहते हैं, ओए अकागामी क्या तू भी देखना चाहेगा? लेकिन अकागामी उन्हें मना कर देता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ अपना अकागामी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है और यहाँ अकागामी ने ठान लिया है कि उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं आएगी। हमें पता लगता है अकागामी अपने स्कूल के बाद अपनी एक पार्ट टाइम जॉब भी करता है। मॉल का ओनर उससे पूछता है, अकागामी तुम्हें कॉलेज और काम में कोई दिक्कत तो नहीं होती? अकागामी कहता है, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है और आप चिंता मत करो, मैं जिंदगी भर सिंगल ही रहने वाला हूँ। वो मॉल का ओनर कहता है, क्या तुम अपने पिता के जैसे नहीं हो? I mean, वो तो थोड़े। और उसके इतना कहते ही अकागामी उसकी बात काट देता है। अब रात में घर की ओर आते हुए अकागामी अपने फादर की कुछ बातों को याद करने लगता है। वो याद करता है जब उसके फादर कहीं जा रहे थे तब कैसे उसने उन्हें कूल बोला था। लोग उसके फादर को इविल बोलते हैं, इवन लड़कियां उसके पास भी आना पसंद नहीं करती। इसी रीजन से अकागामी ने डिसाइड करा था कि वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्रैक करेगा एंड वो सोसाइटी में अपना एक अच्छा स्टैंडर्ड बनाएगा, जिससे उसके फादर की वजह से उसके दामन पर लगा दाग भी छूट जाएगा। अकागामी यही सब सोच रहा था, तभी उसके ऊपर से एक बड़ा सा बॉक्स आकर गिरता है। तभी वहाँ पर अकागामी की मदद करने के लिए एक लड़की आती है। वो उसे पूछती है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? एंड उस लड़की का इतना गुड बिहेवियर देखकर अकागामी तो वहाँ पर पिघल जाता है और वो उसे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब अकागामी वहाँ से अपने घर आकर सोते टाइम भी बस उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था। नेक्स्ट डे जब अकागामी के दोस्त टहल रहे होते हैं तभी वो देखते हैं अकागामी लड़कियों को एक्सरसाइज करते हुए देख रहा है। वो अकागामी से पूछते हैं, तेरी जॉब और क्लासेस उन सब का क्या हुआ और वो सब छोड़कर तू ये क्या कर रहा है? दरअसल अकागामी उस लड़की के चक्कर में पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसने अपना सारा काम धाम छोड़ दिया था और बस वो हवाबाजी करने पर लग गया था। वो बस पूरे दिन पार्टी करता, एंजॉय करता। देन अकागामी को रियलाइज होता है कि वो उस लड़की की वजह से पूरी तरह से पागल हो चुका है। उसकी जॉब भी छूट चुकी है और वो फेल होने वाला है। अकागामी सोचता है, वो तो अपने बिल्कुल फादर की जैसे होता जा रहा है, क्या कहीं उसकी फैमिली को ये कर्ज तो नहीं? और वो सोचता है कि अब उसे वो करना ही होगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं अकागामी ने अपने स्कूल छोड़ दिया है एंड वो सभी को बताता है कि अब वो मॉन्क बनने वाला है। अकागामी को याद आता है क्योंकि उसके अंकल भी एक मॉन्क थे, तो उसे भी एक मॉन्क बन जाना चाहिए ताकि वो इस मोह माया से दूर रहे। अगले सीन में हम देखते हैं अकागामी अपने अंकल के टेम्पल पहुंच जाता है। अकागामी मंदिर का दरवाजा खटखटाता है। तभी अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है, जो वही लड़की थी जिसकी वजह से अकागामी पहले पूरी तरह से पागल हो चुका था, जिसे देखकर अकागामी दरवाजा बंद कर देता है। वो लड़की अगेन दरवाजा खोल देती है। अकागामी उसे देखकर वहीं पर गिर जाता है। वो लड़की उसके लिए कुछ लेने के लिए भागती है। तभी अकागामी उस टेम्पल के अंदर झांक कर देखता है जहाँ एक लड़की पूरी तरह से एक अलग ही पोजीशन में थी। ये देखकर अकागामी बाहर से डर के भागता है, पर अकागामी वही लड़खड़ाकर गिर जाता है। वो लड़की अपने आप को संभाल कर अकागामी के पास आती है, पर उसे देखकर अकागामी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उस लड़की को पकड़कर उसे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों टेम्पल के अंदर बैठकर चाय पीते हैं। अकागामी को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी ऐसी हरकत के बाद भी वो उस टेम्पल में कैसे है। उसे तो लगा था उसका मास्टर उसे यहाँ से निकाल देगा, इवन उसे यहाँ भीख मांगनी पड़ेगी रहने के लिए। यूजुकी बताती है, प्रीस्ट मंदिर के काम से बाहर गए हैं, बट उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था। अकागामी को लगता है शायद हम दोनों के बीच यहाँ मिसकंसेप्शन हो चुकी है। यूजुकी अकागामी से पूछती है, वैसे आपका इंटरेस्ट किन चीजों में है? ये सुन अकागामी को लगता है ये सब कुछ एक टेस्ट है जो उसके अंकल के द्वारा प्लान किया गया है, और ये सब सोचकर अकागामी काफी डर जाता है, जिसके कारण वो वहीं पर अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। जिसके बाद अकागामी दरवाजा बंद करके वहाँ से गार्डन में आ जाता है। अकागामी देखता है वहाँ एक बिल्ली कुएं में फंसी
हुई है। अकेगामी उसे बचाने के लिए जैसे ही अंदर घुसता है वो बिल्ली उसे धक्का देकर खुद बाहर आ जाती है। इधर युजुकी अपनी दोस्त किकी-सान को कॉल करती है एंड वो उसे बताती है कि मुझसे यहाँ एक बंदा मिलने के लिए आया है, हालांकि वो कुछ टाइम पहले ही आ गया है। ये मेरी पहली अरेंज मैरिज मीटिंग है, तो प्लीज तुम यहाँ जल्दी आ जाओ। किकी-सान उसे बताती है क्या तुम पागल हो गई हो, जिस लड़के से तुम्हारी शादी होने वाली है वो मेरे सामने बैठा है। ये सुनकर इजुकी बिल्कुल शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पर सुकियो आ जाती है। इजुकी उसे बताती है हमारे टेम्पल में एक गोश्त आ गया है, बट सुकियो को उसकी बातों पर कुछ खास विश्वास नहीं था। तभी अकागामी इनके पीछे से एकदम डेविल मोड में आता है। वो इनसे कहता है मुझे बचाओ, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। एंड उसे ऐसा देखकर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। एक लड़की से किक करके वहाँ से भागने लगती है। तभी टेम्पल की दूसरी लड़की अकेगामी को इस हालत में देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी हम दो लड़कियां कागुरा और मिया को देखते हैं, जिन्हें बाहर से काफी शोर की आवाज आ रही थी। मिया दरवाजा खोलकर कहती है यहाँ क्या हो रहा है। तभी अकेगामी आकर उससे टकरा जाता है। तभी मिया को होश आता है। वो देखता है अकेगामी उसके ऊपर एकदम अलग ही पोजीशन में चढ़ा हुआ है। वो कहती है ये लड़का कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। इधर युजुकी और सुकियो अपनी एक अलग ही थ्योरी बना रहे थे। वो सोच रहे थे ये गोश्त जरूर कोई डेविल है। तभी वो दोनों देखते हैं अकागामी उनके पास आ रहा है। युजुकी सोचती है अगर ये कोई गोश्त होता तो हम इसे टच नहीं कर पाते। वेल अकागामी जब उनके पास आता है तब युजुकी उसे एक चमाट लगाती है, जिससे अकागामी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले सीन हम देखते हैं सभी लोग युजुकी के ऊपर हंस रहे होते हैं, क्योंकि युजुकी ने अकागामी को एक गोश्त समझा। इसके बाद युजुकी अकागामी से माफी मांगती है, क्योंकि उसने अकागामी को एक लात मारी और एक चमाट भी। अकागामी युजुकी को माफ कर देता है। तभी किकी से कहती है चलो जो हुआ वो हुआ, क्योंकि अकेगामी एक मोंग है तो आज से वो यही रहेगा। किकी कहती है जो टेम्पल के बाहर नो मैनर अलाउड का बोर्ड लगा है उसे हटा दो, क्योंकि तुम नहीं चाहती कि तुम्हें कोई फ्री का नौकर मिले जो तुम्हारा हर काम करे। तभी वहाँ एक लड़की कहती है नहीं ये नहीं हो सकता, क्या आपको नहीं पता कि ये ठरकी संतरों का प्यासा है। जो सुन किकी उसे अपने संतरे निकाल कर दिखाती है। युजुकी कहती है नहीं नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसने जब मेरे संतरे देखे तब उसने मुझे आई लव यू बोल दिया। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं रात के समय अकागामी सभी से कहता है मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं यहाँ से ये जगह छोड़कर जा रहा हूँ। बस स्टैंड पर पहुँचने के बाद अकागामी को रियलाइज होता है कि उसकी बस छूट चुकी है। वो थकार कर वही बेंच पर बैठ जाता है। तभी उसके पास युजुकी आती है। अकागामी कहता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। युजुकी कहती है नहीं बस मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि तुम हमारे साथ टेम्पल में रुक सकते हो, क्योंकि टेम्पल में काफी स्पेस है और टेम्पल में हुई सारी बातों को भूल जाओ, क्योंकि उसमें गलती हम दोनों की थी। युजुकी वही उसके साथ उस बेंच पर बैठ जाती है। एंड अब वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और यहाँ युजुकी को पता लगता है कि इस लड़के का सरनेम अकागामी है। वो उसे कहती है क्या तुम्हारा सरनेम अकागामी है। एंड यहाँ से सीन चेंज होता है। हम अकागामी को सभी से टेम्पल में माफी मांगते हुए देखते हैं। दरअसल अकागामी के फादर ने इस टेम्पल से 20 मिलियन एन उधार लिए थे, जिसके बाद उन्होंने वो पैसे कभी वापस नहीं करे। एंड वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि उसके फादर से वो पैसे वसूल करने के लिए अकागामी को वो लोग ऐसा स्लेव रखेंगे एंड वो अकागामी से अपना सारा काम करवाएं। इसके बाद इजुकी अकागामी से कहती है चलो मैं तुम्हें पूरा टेम्पल घुमाती हूँ। एंड इजुकी सबसे पहले अकागामी को टेम्पल की एक स्टेचू के पास ले आती है, जो स्टेचू पूरी तरह से एक टेप से जुड़ी हुई थी। हो सकता है इन्हीं लड़कियों ने उस स्टेचू को निपटाया हो। अकागामी कहता है मैं अपनी पूरी लगन और अपनी पूरी मेहनत से यहाँ काम करूंगा ताकि मैं अपने फादर का कर्जा चुका सकूं। ये देख इजुकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो कहती है चलो मैं तुम्हें बाकी टेम्पल घुमाती हूँ। इजुकी और अकागामी की बॉन्डिंग को देखकर बाकी लड़कियां डिस्कशन करती हैं कि उन्हें इस लड़के को यहाँ से निकालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना उनकी दोस्त उस लड़के के झांसे में आ जाएगी। किकी कहती है क्योंकि वो लड़का काफी ज्यादा ठरकी है तो हमें उसे अपने जाल में फांसने के लिए उसे संतरों का लालच देना पड़ेगा। एंड जैसे ही वो संतरों को चूसने की कोशिश करेगा हम उसे उठाकर बाहर फेंक देंगे। सभी लड़कियां कहती हैं हाँ प्लेन तो बढ़िया है, पर उसे अपने संतरे दिखाएगा कौन। एंड सारी लड़कियां सुकियो की ओर इशारा करती हैं। सुकियो कहती है मैं क्यों, ये काम किकी भी तो कर सकती है। किकी कहती है नहीं मैं तो इस टेम्पल की सीनियर हूँ, तो ये काम सुकियो को ही करना होगा। अगले दिन अकागामी सुबह सुबह जल्दी सोकर उठता है एंड वो पूरे टेम्पल की साफ सफाई करता है। आफ्टर दैट वो खाना बनाने की तैयारी करने लगता है। तभी उसके पास इजुकी उसका हालचाल वगैरह पूछने के लिए आती है। देन अकागामी की नजर इजुकी के संतरों पर पड़ जाती है, जिसके चक्कर में अकागामी का खाना जल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं अकागामी ने सभी का ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था। सुकियो भी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बिल्कुल रेडी थी, पर सुकियो जब अकागामी के हाथों का बना खाना खाती है तब उसे रियलाइज होता है वाह पूरे टेम्पल में अकागामी से अच्छा खाना कोई नहीं बना था। एंड ये देखकर अकागामी भी काफी खुश हो जाता है। अकागामी पीछे मुड़कर सुकियो को देखता है। आई एम सो सॉरी सुकियो के देखता है। सुकियो से कहती है अकागामी मुझे तुमसे कुछ काम है।
नेक्स्ट सीन हमें पता लगता है सुकियो ने अकेगामी को एक सर्वेंट ड्रेस दी है। सुकियो काफी हंस रही थी क्योंकि सुकियो ने जो अकागामी को ड्रेस दी थी वो गर्मियों की थी, जबकि इस टाइम सर्दियां चल रही हैं। पर अकागामी को तो ड्रेस मिलने की एक अलग ही खुशी थी। पर अकागामी को इतना हैप्पी देख सुकियो को बर्दाश्त नहीं होता। वो कहती है जाओ और जल्दी से हर जगह की साफ सफाई करो। अकेगामी उसे दिखाता है कि उसने हर जगह की अच्छे से साफ सफाई कर दी है। सुकियो उसे परेशान करने के लिए कहती है ये मेरे कुछ अकाउंटिंग एरर्स हैं, इन्हें ठीक करो। पर अकेगामी तो उन्हें भी खुशी खुशी ठीक कर देता है, जो देखकर सुकियो काफी हैरान थी और एम्बैरेसिंग फील करके वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सुकियो अकागामी के ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल रही होती है ताकि वो वाटरफॉल मेडिटेशन कर पाए एंड अकागामी भी उसे एंजॉय कर रहा होता है। पर सुकियो की इंटेंशन अकागामी के ऊपर पानी डालकर उसे वहाँ से भगाने की थी। तभी अकागामी की नजर इजुकी के ऊपर जाती है जो अपनी स्कूल ड्रेस में थी। उसे देखकर अकागामी बिल्कुल पिघल जाता है एंड इसके बाद अकागामी नहाने के लिए अपने बाथरूम में चले जाता है। तभी रिका सुकियो से कहती है तुम्हारे पास यही मौका है, अकेगामी के पीछे जाओ और उसके सामने संतरा प्रदर्शन करो। इधर अकेगामी बाथटब से बाहर निकलकर बाथरूम के बाहर जाता है। तभी उसे सामने से खड़ी सुकियो दिखाई देती है, जिसे देखकर अकेगामी दोबारा से अपने बाथटब में आ जाता है। तभी सुकियो बाथरूम के अंदर आती है एंड वो अपने संतरों को थोड़ा और अनबॉक्स करती है। सुकियो को याद आता है कि कुछ देर पहले उसने इजुकी को भी मैसेज कर दिया था एंड जैसे ही अकागामी सुकियो के संतरों को खाने के लिए दौड़ेगा, इजुकी वहाँ आकर अकागामी को रंगे हाथ पकड़ लेगी एंड इसके बाद अकागामी टेम्पल से बाहर। पर जैसे ही सुकियो अकागामी के हालचाल बदलते हुए देखती है, वो घबराकर थोड़ा पीछे होती है एंड देन उसके ऊपर बॉक्स गिरने वाले ही होते हैं। तभी अपना हीरो अकागामी उसे बचाने के लिए उसके ऊपर आ जाता है। तभी एक बॉक्स अकागामी के सिर पर आ गिरता है, जिसे अकागामी और सुकियो के बीच नैन मटक्का हो जाता है। एट द सेम टाइम वहाँ पर इजुकी आ जाती है जो ये सब कुछ देख लेती है। ये देखकर इजुकी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। वो अकागामी से कहती है अकागामी तुम यहाँ से चले जाओ एंड इसके बाद ये सारी लड़कियाँ अपनी अपनी जगह पर वापस चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में सारी लड़कियां सुकियो को चेयर अप करती हैं। सुकियो कहती है हाँ देखा तुमने मैंने कैसे कर दिया, मेरे अलावा कोई ऐसा कर पाता क्या। नेक्स्ट सीन सुकियो इजुकी को देखती है एंड वो उसे बुलाती है पर इजुकी उसे इग्नोर करती है। इसके बाद सुकियो इजुकी के रूम का दरवाजा खोल उसे कहती है आखिर तुम्हें क्या हुआ। इजुकी कहती है नहीं मुझे बस तुम्हें देखकर वही सब कुछ याद आ रहा है। मीन्स वो थोड़ी देर पहले हुए इंसिडेंट की बात कर रही है। इजुकी कहती है बाय द वे मैंने तुम्हारी सारी स्ट्रेटजीज का पता लगा लिया है कि कैसे तुम सारी लड़कियां अकागामी को यहाँ से निकालने का प्लान बना रही थी। सुकियो कहती है वैसे तुमने यहाँ बुलाया ही क्यों था अकागामी को, ये अजीब नहीं है कि यहाँ कोई लड़का काम करे। इजुकी कहती है हाँ अजीब तो मुझे भी लग रहा है, पर आई थिंक हमारी मदर भी यही चाहती होंगी। इधर हमें पता लगता है अकागामी सबकी वजह से टेम्पल छोड़कर जा चुका है। इधर सुकियो रिवील करती है कि यह सब कुछ उसी की वजह से हुआ एंड अकागामी उसे ही बचाने के लिए बाथटब से बाहर निकला था। तभी उनके पास किकी आती है जो उन्हें बताती है अकागामी अपना झोला पैक करके यहाँ से जा चुका है। अगली सुबह हम देखते हैं अकागामी अपनी दोबारा से पुरानी जगह पर आ जाता है, बट वहाँ उसका मकान मालिक उसे बताता है मैंने तुम्हारा सारा सामान यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दिया है एंड अब तुम्हारी जगह पर कोई और रहता है। हम देखते हैं बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से बेचारा अकागामी एक ब्रिज के नीचे बैठा हुआ था। अकागामी वहाँ सोच रहा था कि उसकी वजह से सारी लड़कियों को काफी प्रॉब्लम हुई एंड अब सारी लड़कियां उसके बिना काफी खुश होंगी एंड वो सारी लड़कियों के बारे में काफी अच्छा सोचता है। साथ ही वो सोचता है कि उसे कैसे भी करके अपना लोन चुकाना होगा एंड ये सोचकर वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तभी यहाँ पर इजुकी आती है जो उसे कहती है ओ बेवकूफ इतनी बारिश और इतनी ठंड में तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बट अकागामी तो उसे देखने की बजाय उसके देख रहा था। अकागामी कहते हैं हाँ पर तुम्ही तो मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा था। इजुकी कहती है अरे गधे मैंने तुम्हें बाथरूम से बाहर जाने के लिए कहा था, टेम्पल से बाहर जाने के लिए नहीं। इजुकी कहती है तुम अब तक काफी नासमझ हो, तुम्हें मेरे जैसे किसी टीचर की जरूरत है एंड आज से मैं तुम्हारी टीचर बनूंगी। वो अकागामी से उसकी एज पूछती है। अकागामी बताता है मेरी एज 21 है। जो सुन इजुकी थोड़ा साई फील करती है और उसे कहती है मेरी एज 17 है, बट फिर भी मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, तो एज अ टीचर मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें अकेले कभी नहीं रहना चाहिए। तभी यहाँ पर सुकियो आ जाती है जो अकागामी से माफी मांगती है। टेम्पल वापस लौटने से पहले सुकियो अकागामी को एक पर्चा देती है जिसमें सुकियो को किस करने की फीस लिखी थी। अगले सीन में हम देखते हैं मिया अकागामी को दोबारा टेम्पल में देखकर काफी हैरान हो जाती है। अकागामी को देखकर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वो सभी उसे अंदर ले आते हैं। अगले सीन में अकागामी कुरागे से कहता है चलो अब हमें डिनर बनाना चाहिए एंड अब इजुकी बाथरूम में नहा रही थी और अकागामी किचन में खाना बना रहा था। बट अकागामी के मन में ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि वो बाथरूम का दरवाजा खोलकर इजुमी को देखे एंड कुरागे इस बात को नोटिस कर लेती है। कुरागे अकागामी से कहती है वैसे तुम एक इंसान हो और इंसान का नोटी होना कोई
बड़ी बात नहीं। वैसे इजुकी भी काफी नोटी है, तो अगर तुम चाहो तो दरवाजा खोलकर उसे देख सकते हो। अकेगामी कहता है नहीं, ये तो गलत बात है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर कुरागे बाथरूम का दरवाजा खोलने के लिए उसकी ओर दौड़ती है। अकेगामी उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, बट गलती से अकेगामी के हाथ से ही दरवाजा खुल जाता है एंड वो अंदर का सारा व्यू देख लेता है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां बाथरूम से बाहर आती हैं एंड वो कुरागे से कहती है तुम्हें अकेगामी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। अगले दिन मिया अकेगामी से कहती है तुमने भले ही सुकियो और टेम्पल की बाकी लड़कियों को हरा दिया हो, पर तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते। देख लेना, तुम्हारा तीसरा पैर तो मैं ही काटूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कुरागे, सुकियो, युजुकी कहीं काम से बाहर जा रहे हैं क्योंकि मिया और अकेगामी की फाइट होने वाली है। तुम्हें इस फाइट में अपना 100% देकर जीतना है और इस फाइट में तुम्हें अपने पंचेस का सबसे ज्यादा यूज करना है। दूसरी ओर हम देखते हैं कागुरा मिया को फाइट के लिए तैयार कर रही होती है। अकेगामी देखता है कि मिया फाइट के लिए बिल्कुल रेडी है एंड वो उसका नाम लेकर उसे बुलाता है। मिया को ये काफी डिसरिस्पेक्टिंग लगता है। वो कहती है क्योंकि मैं इस टेम्पल में तुमसे पहले आई हूँ तो मुझे रिस्पेक्ट देकर बात करो। वेल, अकेगामी मिया को समझाने की कोशिश करता है कि लड़ाई बड़ाई में कुछ नहीं रखा और वो इन सारी बातों को छोड़ दे। मिया कहती है कि वो कैसे भूल जाए कि उसने उसके ऊपर हमला किया। मीन्स मिया उसी दिन की बात कर रही है जिस दिन अकेगामी मिया से टकराया था, पर अकेगामी को कुछ भी याद नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों अपना अपना कटाना लेकर फाइट के लिए बिल्कुल रेडी थे। तभी मिया अकेगामी के ऊपर काफी तेजी से अटैक करती है एंड उसने अपने पहले ही अटैक से अकेगामी के बाल काट दिए थे। अकेगामी भी समझ जाता है कि मिया बिल्कुल उसके खून की प्यासी है एंड वो सोचने लगता है कि वो मिया को बिना चोट पहुंचाए कैसे हरा सकता है। इतने में ही मिया अपनी पूरी ताकत से अकेगामी के ऊपर अटैक कर देती है। अकेगामी अपनी कटाना छोड़कर मिया की तलवार को रोकने के लिए अपने दोनों हाथ आगे कर देता है। तभी वो पट्टी जिससे मिया की बॉडी कवर थी वो कागुरा के हाथ में आ जाती है और वो उसे पकड़कर खींच देती है, जिससे मिया के दोनों संतरे एक्सपोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अकेगामी ने जो हाथ मिया की तलवार रोकने के लिए उठाए थे उनसे वो मिया के संतरों को रोक देता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिया काफी एम्बेरसिंग फील कर रही थी क्योंकि वो अकेगामी से मैच हार चुकी है। कागुरा कहती है क्योंकि तुम मैच हार चुकी हो तो अकेगामी तुम्हें जो भी सजा देगा तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। देन कागुरा अकेगामी को एक किताब देती है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की सजाएं लिखी हुई थी। अकेगामी कहता है मुझे मिया को कोई सजा नहीं देनी, पर मिया मुझे इसके बदले तुमसे एक चीज चाहिए। देन अकेगामी मिया की ओर अपनी उंगली से इशारा करता है। वैसे अकेगामी मिया से वो किताब चाहता था, पर मिया को लगता है कि वो उसके संतरों की ओर इशारा कर रहा है तो शायद वो उन्हें पकड़ना चाहता है। जिसके बाद अकेगामी उससे वो लेने के लिए बिल्कुल पीछे ही पड़ जाता है, पर मिया को तो कुछ और ही लग रहा था जिसकी वजह से वो काफी एम्बेरसिंग फील करती है एंड वो वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ से हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ अकेगामी उसी बुक के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था पता नहीं उस बुक में क्या होगा, उसमें कैसी सजाएं लिखी होंगी, बट तभी उसके ऊपर मिया आकर बैठ जाती है। वो कहती है तुम जो चाहते थे मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ एंड तुम चिंता मत करो, ये किसी को पता नहीं लगेगा। अकेगामी की भी लार लटक चुकी थी। वो देखता है कि आसपास कोई है तो नहीं, तभी वो देखता है कि कागुरा उन दोनों को रिकॉर्ड कर रही है एंड अकेगामी गुस्से में उठकर खड़ा होता है। अकेगामी मिया से कहता है तुम ये सब क्या कर रही हो? मिया कहती है मैं तुम्हें वही सब दे रही हूँ जो तुमने मुझसे मांगा था। अकेगामी कहता है क्या मैंने तुमसे ये सब कब मांगा था? मैंने तो तुमसे बस वो किताब मांगी थी जिसमें वो सचाएं वगैरह लिखी हैं एंड मैं तुम्हारा क्या करूंगा। एंड ये सुनकर मिया को बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग फील होता है और वो वहाँ से भाग जाती है। मिया भागते हुए वहाँ से छिपने के लिए मेडिटेशन रूम में आ जाती है, पर वो देखती है वहाँ अकेगामी पहले से ही बैठा हुआ है। वेल, जब मिया वहाँ से भी दरवाजा खोल जाने की कोशिश करती है तब उसे पता लगता है कि कागुरा ने उन दोनों को ही इस रूम में लॉक कर दिया है। अकेगामी सोचता है अब हमारे पास निकलने के लिए यहाँ से कोई रास्ता नहीं है तो ये पूरी रात हमें यही गुजारनी होगी। अकेगामी को वहाँ एक ब्लैंकेट मिलता है जो वो मिया को ऑफर करता है, पर मिया कहती है मुझे नहीं पसंद कि मुझे कोई आदमी टच करे। तभी अकेगामी को वहाँ पर एक डेस्क दिखाई देती है। वो मिया से उस डेस्क के बारे में पूछता है। मिया कहती है मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। खैर वो सूत्रा ट्रांसक्रिप्शन है जिनमें उन लोगों का कटा हुआ सिर रखा जाता है जो बुद्धा की बात को नहीं मानते। मैं भी इसमें अगला सिर तुम्हारा ही होगा। इतना कहते ही मिया को छींकें आना शुरू हो जाती हैं। ये देख अकेगामी उसे ब्लैंकेट उड़ाने जाता है, पर अकेगामी को उतना पास देखकर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। फिर भी अकेगामी उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है।
वो अकेगामी को मना करती है कि वो उसके ऊपर इतनी काइंडनेस ना दिखाए। अकेगामी मिया से कहता है तुम कुछ दिनों से काफी अजीब बिहेव कर रही हो। मिया कहती है यही मेरा असली नेचर है एंड इसकी जिम्मेदार मेरी फैमिली है। अब मिया अकेगामी को अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। बेल मिया की फैमिली बिल्कुल अलग टाइप की थी एंड उसकी मम्मी तो बिल्कुल गर्म मिजाज की थी। वो अक्सर मिया से कहा करती थी तुम्हें लोगों से मिलना होगा और जितने हो सके उतना अपने हॉट दोस्त बनाने होंगे। एंड मिया बताती है उनके भी काफी हॉट दोस्त थे एंड जिसकी वजह से मिया का भी माइंडसेट यही हो गया था। वो जब भी अपने स्कूल जाती थी तब यही माइंडसेट से जाती थी कि वहाँ जाकर वो अपने हॉट दोस्त बनाएगी। लेकिन उसके इस अजीब नेचर के कारण धीरे धीरे सारे बच्चे उससे दूर हो गए एंड जब तक मिया को ये सब कुछ रियलाइज हुआ तब तक सारे लोग उसके इस नेचर के कारण उससे दूर जा चुके थे। आफ्टर दैट उसे कागुरा मिली जिसने मिया को समझा और उसका हाथ पकड़ा और उसे इस टेम्पल के बारे में बताया जहाँ वो अपनी फैमिली और आदमियों से दूर रह सकती थी। पर अकागामी के वहाँ आने के बाद चीजें दोबारा से खराब हो गयी। मिया कहती है वेल अब जो भी है मैं इस टेम्पल को छोड़कर चली जाऊंगी। अब मिया की कहानी सुनकर अकेगामी भी रोने लगता है क्योंकि वो मिया की कहानी से पूरी तरह से रिलेट कर पा रहा था क्योंकि मिया और अकेगामी की कहानी बिल्कुल सिमिलर थी। नेक्स्ट डे हम अकागामी और बाकी सारी लड़कियों को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं एंड वो सभी एक साथ बैठकर अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लेती हैं। तभी किकी इजुकी के पास आकर उससे कहती है तुम्हारी तो आज मंदिर को लेकर कोई मीटिंग थी, क्या तुम उस मीटिंग को भूल गई हो। अगले सीन में हम अकागामी और इजुकी को एक साथ दौड़ते हुए देखते हैं। दरअसल इजुकी की किसी बंदे से मीटिंग थी एंड वो उसके लिए काफी लेट हो चुकी थी। बट इजुकी की यहाँ एक प्रॉब्लम थी कि वो बिना किमोनो पहने मीटिंग नहीं कर सकती थी। अकागामी कहता है मैं पहले एक किमोनो की शॉप पर ही काम करता था तो तुम चाहो तो वहाँ जाकर किमोनो पहन सकती हो। तभी इजुकी कहती है अकागामी हम इस मंदिर में और नहीं रह सकते क्योंकि यह मंदिर काफी पुराना है एंड अब यहाँ कोई प्रीस्ट भी नहीं है तो हमें इस मंदिर को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस मंदिर को बचाने का एक रास्ता है कि मैं किसी दूसरे मंदिर की प्रीस्ट से शादी कर लूं। अकागामी कहता है ओ तो तुम इस मंदिर को बचाने के लिए शादी कर रही हो। इजुकी कहती है हाँ और ये मेरा फैसला है। तभी हमें पता लगता है इन दोनों की बस छूट गई है। लेकिन अब ना अकागामी एक बंदे की स्कूटी जुगाड़ कर लेता है। फिर अकागामी इजुकी को लेकर स्कूटर काफी तेज भगाने लगता है लेकिन इनकी बुरी किस्मत की स्कूटर का तेल भी रास्ते में ही खत्म हो जाता है जिससे इजुकी काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। तभी इजुकी को वहाँ एक बस दिखती है और ये दोनों उस बस में चढ़ जाते हैं। बट बस में चढ़ने के बाद इन्हें पता लगता है ये कोई बस नहीं है बल्कि एक कार्गो ट्रक है और ये सब होते हुए देखकर इजुकी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। वो कहती है अकागामी शायद अब कुछ नहीं हो सकता पर अकागामी के दिमाग की बत्ती जलती है। वो कहता है इजुकी तुम अपना किमोनो यही चेंज कर लो जिसके बाद हम इस ट्रक से उतर जाएंगे एंड फिर मैं इस ट्रक को रेंट पर ले लूंगा। ये सुनकर इजुकी कहती है अकागामी ऑलरेडी तुम पर काफी ज्यादा कर्जा है। अकागामी कहता है अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो मैं तुम लोगों के लिए जो भी कर पाऊंगा वो करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं अकागामी और इजुकी दोनों ही ट्रक में थे एंड इजुकी ने ट्रक में ही अपना किमोनो चेंज कर लिया था। देन इजुकी को किकी के साथ की गई बातें याद आती हैं जहां इजुकी ने किकी से कहा था मैं नहीं चाहती कि ये टेम्पल कभी बंद हो। देन किकी ने इजुकी से कहा अभी तुम्हें प्रीस्ट बनने के लिए लगभग 3 साल और लगेंगे एंड अब हमारे मंदिर के पास बस 1 ही साल बचा है। दैट्स रीजन फॉर दैट इन दोनों ने डिसाइड करा था कि इजुकी किसी मंदिर के प्रीस्ट से शादी करके इस मंदिर को बचाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अकागामी ट्रक को ले जाकर एक पेड़ से मार देता है एंड ये दोनों ही टाइम पर उस मंदिर में पहुंच जाते हैं। इजुकी उस मंदिर के एक आदमी से बात करती है। आफ्टर दैट वो अकागामी से कहती है चलो बाय मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलूंगी। इतना कहकर वो मंदिर के अंदर चली जाती है। अकागामी भी उसके लिए काफी खुश था क्योंकि फाइनली अब इजुकी को एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। देन अकागामी के पास एक नन आती है। वो नन अकागामी को नौकर के कपड़े पहने हुए देखकर उसे नौकर समझ लेती है एंड वो अकागामी को खींचकर मंदिर के अंदर ले जाती है। इधर हम इजुकी को देखते हैं जिसके सामने वो मंदिर का प्रीस्ट बैठा हुआ था। इजुकी उसे इनवाइट करने के लिए थैंक्स बोलती है। देन वो सामने बैठा हुआ आदमी अपना नाम हुआन कीजो बताता है। वो कहता है मुझे तुमसे एक सवाल है, तुम्हारी एज अभी तो इतनी कम है एंड इतनी कम एज में तुम शादी क्यों करना चाहती हो। इजुकी कहती है मुझे टेम्पल्स काफी पसंद है एंड टेम्पल्स में रहने वाले लोग भी एंड आपको भी एक बार हमारे मिजुकी टेम्पल को विजिट करना चाहिए। यही सब बातें करते हुए इजुकी की नजर अकागामी के ऊपर जाती है जो बाहर ही झाड़ू लगा रहा था। इन दोनों के बीच आई कांटेक्ट होता है। इजुकी सोचती है ये यहाँ क्या कर रहा है एंड वो उसे देखकर काफी डर जाती है। वहीं अपना अकागामी इजुकी को उस आदमी के साथ इमेजिन कर रहा था कि शादी के बाद आखिर वो इजुकी के साथ क्या करेगा एंड लिटरली वो भाई बहुत ही गंदी गंदी थ्योरीज बना रहा था। एनीवे अकागामी इजुकी को देखकर समझ जाता है कि वो काफी ज्यादा
कंफ्यूज है। तभी वो नन जो इसे मंदिर में लाई थी वो अकागामी को अपने पास बुलाकर इन दोनों के बीच ही छोड़ देती है, जहाँ कीजो अकागामी को थैंक्स करता है अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। अपना अकागामी सोचता है बाय द वे उसे ही अब कुछ करके कीजो को इम्प्रेस करना होगा। एंड अकागामी कीजो से कहता है माय लॉर्ड, अगर आपको इजुकी के साथ कहीं जाने को मिला तो कहाँ जाएंगे? कीजो कहता है मैं इनके साथ मूवी देखने जाऊंगा। भाई कैसा पृष्ठ है ये। एनीवे अकागामी को दोबारा से गंदे गंदे थॉट आने लगते हैं। अकागामी सोचता है सिनेमा हॉल में तो कितना ज्यादा अंधेरा होता है, वहाँ तो छी छी। अकागामी अगेन कीजो से सवाल करता है कि वो शादी के बाद इजुकी के साथ क्या करेगा। एंड कीजो भी भाई इस सवाल का बहुत ही वियर्ड आंसर देता है। वो कहता है मैं इजुकी के साथ लगभग 10-15 बच्चे पैदा करूंगा। एंड ये सुनकर अकागामी के नाक से तो खून आ जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। देन मंदिर का एक बंदा आकर अकागामी को बाहर ले जाता है। इस सब के लिए इजुकी कीजो से माफी मांगती है। कीजो कहता है नहीं, माफी मांगने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अकागामी के कैरेक्टर पर नजर डाली जाए तो वो बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं है एंड उसकी कोई इंटेंशन हमारी मीटिंग को इंटरफेयर करने की नहीं थी। तभी इजुकी कीजो से कहती है मुझे माफ करना, मैं शादी नहीं करना चाहती। एंड अब हमें इजुकी और किकी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ किकी ने इजुकी से कहा था कि तुम किसी मंदिर के प्रीस्ट से शादी कर लो एंड 3 साल के बाद तुम उसे डिवोर्स दे देना, जिसके बाद तुम इस मंदिर की प्रीस्ट भी बन सकती हो, क्योंकि तुम इतनी हॉट और जवान हो तो कोई भी प्रीस्ट तुम्हारे बहकावे में इजीली आ जाएगा। पर इजुकी को ये सब कुछ एक स्कैम लगता है, पर उस टाइम पर इजुकी फिर भी इस काम के लिए रेडी हो जाती है। सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ कीजो इजुकी से कहता है ओवरऑल तुम चाहती हो कि मंदिर कभी बंद ना हो, एम आई राइट? इजुकी कहती है हाँ, और मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मैंने आपसे वो सब झूठ बोला, पर अब जो भी है मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इजुकी का इतना ट्रू नेचर कीजो को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। पर कीजो कहता है मुझे माफ करना, पर तुम सबकी भलाई इसी में है कि वो टेम्पल पूरी तरह से बंद हो जाए। एंड मिजुकी टेम्पल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसे दोबारा से रिपेयर करने का कोई फायदा नहीं। ये सब सुनकर अकागामी चाकू निकाल कर कहता है मैं अपने आप को मार के इस टेम्पल को बचाऊंगा, क्योंकि मेरे इतने बड़े कर्जे की वजह से ही ये टेम्पल बंद होने वाला है। पर इजुकी उसे रोक लेती है। अपना अकागामी कीजो से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो कैसे भी करके उनके टेम्पल को बचा ले, पर कीजो कहता है अकागामी तुम्हारी भलाई इसी में है कि वो टेम्पल बंद हो जाए एंड इससे तुम्हारा लोन भी माफ हो जाएगा। पर अकागामी कहता है मुझे अपने लोन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कैसे भी करके टेम्पल को बचाऊंगा। कीजो कहता है देखो अकागामी मेरी बात मानो, तुम अगर टेम्पल की जिम्मेदारी लेते भी हो तो क्या तुम टेम्पल के लोगों और टेम्पल को एक साथ बचा पाओगे? अकागामी कहता है हाँ मैं बचा लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा। कीजो कहता है देखो तुम्हें जो भी फैसला लेना है वो सोच समझ कर लो, क्योंकि तुम्हारे इस फैसले की वजह से तुम्हें अपनी आगे की जिंदगी इजुकी को खुश करने में निकालनी होगी, क्योंकि अगर आगे इजुकी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम्हें ही इजुकी का ख्याल रखना होगा। एंड अकागामी सबके लिए हाँ करता है। कीजो कहता है तो क्या अकागामी तुम इजुकी के साथ मिलकर एक अच्छा भविष्य बना सकते हो? एंड अकागामी उसके लिए भी हाँ बोल देता है। कीजो कहता है चलो तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। एंड इससे वो दोनों कीजो को थैंक्स करते हैं एंड साथ ही वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि अब उनके टेम्पल बच जाएगा। अगले सीन में हम नन और कीजो को एक साथ देखते हैं, जहाँ नन कीजो से कहती है तुम्हारा बस एक ही काम था कि तुम इजुकी को कन्विंस करो कि टेम्पल को बंद करना ही होगा। कीजो कहता है हाँ, पर मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि उसके साथ जो लड़का था वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। जिस पर वो नन कहती है ओह तो ये उसका ही बेटा है। आई डोंट नो व्हाई, पर मेरे को लगता है अकागामी के फादर को ये नन जानती है। अब वहाँ से निकलते हुए उन लोगों को लगभग काफी रात हो चुकी थी। रास्ते में चलते हुए अकागामी ये सोचकर काफी खुश हो रहा था कि फाइनली उन लोगों ने उस टेम्पल को बचा लिया। एंड ये बात सोचकर इजुकी भी रोने लगती है एंड वो अकागामी के पीछे से जाकर उसकी आंखों को बंद कर देती है ताकि अकागामी उसे रोते हुए ना देख पाए। लेकिन अकागामी उसका फेस देख लेता है और वो कहता है तुम ब्लेस भी कर रही हो और रो भी रही हो, जिससे इजुकी को काफी एम्बेरसिंग फील होता है। स्टेशन पर पहुंचने के बाद इन दोनों को पता लगता है कि उनकी ट्रेन छूट चुकी है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो बस से जाएंगे, पर बाहर आने के बाद उन्हें पता लगता है कि उनकी लास्ट बस भी छूट चुकी है। आफ्टर दैट वो स्टे करने के लिए वहाँ कोई जगह ढूंढने लगते हैं एंड वहाँ टहलते हुए इनके सामने लव होटल आता है। अब लव होटल को तुम ओयो समझ लो, जहाँ बहुत ही सीक्रेट काम होते हैं। वेल अकागामी लव होटल में नहीं जाना चाहता था। इजुकी कहती है चलो क्या है, हमें इस होटल में रुकना ही तो है, तो हम इस होटल में रुक लेंगे। अकागामी भी हड़बड़ाहट में हाँ कर देता है। अब होटल में जाने के बाद अकागामी वहाँ एक रूम ले लेता है। आई डोंट नो व्हाई, बट अकागामी के हाथ वहाँ बहुत ही ज्यादा कांप रहे थे। रूम में आने के बाद इन दोनों के बीच काफी ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। इजुकी अकागामी से कहती है अकागामी तुम जाकर एक शावर ले लो। उसकी बात सुन अकागामी भी शावर लेने के लिए चला जाता है, पर वहाँ जाने के बाद भी अकागामी को अश्लीलता से भरे हुए विचार आ रहे थे। कुछ देर बाद अकागामी वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर हम इजुकी को देखते हैं जो अश्लील फिल्म देख रही थी, मतलब फिल्में भी देख रही थी, वो भी आंखें बंद करके। लिटरली क्या लड़की
है यार। तभी यहाँ पर अकागामी आता है, जिसके आते ही इजुकी उन फिल्मों को बंद कर देती है। इसके बाद इजुकी नहाने के लिए चली जाती है। अकागामी टीवी को ऑन करके देखता है कि इजुकी क्या देख रही थी, जहाँ उसे टीवी खोलने के बाद सारा कुछ पता लग जाता है एंड वो समझ जाता है कि इजुकी भी बहुत ही ज्यादा ठरकी है एंड ये बात उससे कुरागे ने पहले ही कही थी। अब इस सबसे अकागामी के दिमाग में बहुत ही गलत से थॉट आने लगते हैं। जहाँ उसका एक मन उससे कह रहा था वो दोनों ओयो में हैं एंड अकेले भी हैं और साथ ही यूजुकी की ठरकीनेस का भी उसे पता चल गया है। तो अगर वो चाहे तो यूजुकी का गेम बचा सकता है, बट अकागामी अपने आप को काफी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इधर यूजुकी जब बाथरूम से नहाकर बाहर निकलती है तब वो देखती है कि अकागामी ने अपने आप को लॉक कर लिया है। अकागामी कहता है इजुकी अब तुम्हें कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद इजुकी उसके पास आकर उसकी आंखों में ब्लाइंड फोल्ड लगाकर सोने चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सुकियो इन दोनों का इंतजार कर रही होती है। तभी यहाँ पर अकागामी और इजुकी दोनों ही आ जाते हैं। सुकियो ने देखकर कहती है मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, मैं गॉड से प्रे कर रही थी कि वहाँ तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही हो। तभी इजुकी का अजीब सा फेस देखकर सुकियो समझ जाती है कि इन दोनों के साथ वहाँ कुछ तो गलत हुआ है। और आप तो जानते ही हो लव होटल में इन दोनों के बीच उठापटक होते होते ही रह गई। अगले सीन में जब सुकियो और इजुकी दोनों स्कूल जा रहे होते हैं तभी इजुकी सुकियो को बता देती है कि वो दोनों ट्रेन छूटने की वजह से वहाँ लव होटल में रुके थे, लेकिन हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। सुकियो कहती है ओ तब तो सही है, वरना अपने फियोंसे के साथ चीट करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। इसके बाद सुकियो युजुकी से कहती है युजुकी स्कूल में किसी को मत बताना कि अकागामी हमारे साथ रहता है। युजुकी कहती है नहीं 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 मैं क्यों बताऊंगी, और वैसे भी तो वो हमारे साथ एक दोस्त की तरह रहता है। सुकियो कहती है वो मुझे नहीं पता जो भी हो, पर तुम स्कूल में किसी से नहीं कहोगी। नेक्स्ट सीन में जब सुकियो अपनी क्लास में बैठी होती है तभी उसके पास उसकी दो दोस्त आती है जो उसे कहती है ओए सुकियो तुमने तो अपना बॉयफ्रेंड बना लिया और हमें बताया भी नहीं। सुकियो कहती है क्या ये कब हो गया। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं अब बहाने बनाना बंद करो, हमने उस दिन ब्रिज के नीचे देख लिया था तुमने उस लड़के को किस किया था एंड उसने टेम्पल के कपड़े भी पहने थे। वेल ये दोनों उसी दिन की बात कर रही हैं जिस दिन हमारा अकागामी टेम्पल छोड़कर चला गया था। बाकी इन दोनों को थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। सुकियो कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें पता है वहाँ पर युजुकी भी थी। जो सुनकर वो लड़कियाँ कहती है ओ तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड दो लड़कियों को एक साथ डेट करता है, वाओ। वो दोनों लड़कियाँ कहती है वेल हम लोग इस बात पर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है क्योंकि तुम दोनों स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर हो। तुम्हारी बहन युजुकी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और तुम्हारे पेड़ पर तो बड़े बड़े संतरे हमेशा ही लटकते रहते हैं। और ये सा करके वो दोनों सुकियो को चिढ़ाने लगती हैं। तभी सुकियो नीचे देखती है कि अकागामी उसके लिए टिफिन लेकर आया है। वो फटेक से क्लास की खिड़कियों पर पर्दे लगाकर नीचे जाती है। यहाँ अकागामी दो लड़कों से सुकियो के बारे में पूछ ही रहा था। तभी सुकियो पीछे से आकर अकागामी को बेहोश कर देती है। आंखें खुलते ही अपना अकागामी अपने आसपास हॉस्पिटल वाला एनवायरनमेंट देखता है। देन अकागामी उसे लंच बॉक्स देते हुए कहता है कि तुम इसे घर पर ही भूल आई थी एंड इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। सुकियो से रोकते हुए कहती है तुम अभी बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर पीटी हो रही है और तुम्हारे कपड़ों से सभी का ध्यान तुम्हारी ओर आएगा। तभी सुकियो को दरवाजे के पास से कुछ आवाज आती है। दरवाजा खुलने के बाद हमें पता लगता है कि सुकियो की दोस्त उसे बुलाने के लिए आई हैं। इधर सुकियो ने अकागामी को अपनी पैरों की जगह छुपा लिया था। वो लड़कियां सुकियो को देखकर कहती है क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सुकियो कहती है तुम दोनों पीटी करने जाओ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगी। तभी एक लड़की सुकियो के पैर देख उसे कहती है सुकियो तुम्हारे पैर इतने बड़े क्यों हो गए। देन सुकियो वहीं पर लेट जाती है और अपनी दोस्त से कहती है दरअसल मुझे ना लेग क्रैम्प आ गया है। उसकी दोस्त कहती है सुकियो तुम पहले से आज कुछ ज्यादा ही मोटी लग रही हो। ये सुनकर सुकियो अकागामी को टाइटली पकड़ लेती है, लेकिन इधर तो अकागामी का मुंह दोनों संतरों के बीच दबे होने से उसे सांस नहीं मिल पा रही थी एंड वो उन दोनों में से एक संतरे को बाइट कर लेता है जिससे सुकियो की बॉडी में तो एकदम 440 वोल्ट का करंट दौड़ जाता है। तभी उसकी दोस्त सुकियो से कहती है सुकियो तुम दोबारा आर्चरी क्लब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती। एंड ये सुनकर सुकियो एकदम सीरियस हो जाती है। सुकियो कहती है मुझे इन फालतू कामों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है एंड इसके बाद वो दोनों ही लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। उन दोनों लड़कियों के वहाँ से जाने के बाद अकागामी बाहर आता है और सुकून की सांस लेता है। आफ्टर दैट अकागामी सुकियो से पूछता है तुमने अपना आर्चरी क्लब क्यों छोड़ दिया। सुकियो कहती है घर के कामों के चलते हुए उसने अपना आर्चरी क्लब छोड़ दिया है। अकागामी कहता है चलो आज से मैं घर के सारे काम कर लिया करूंगा और तुम दोबारा से अपना आर्चरी क्लब ज्वाइन कर लो, पर सुकियो से ऐसा करने के लिए मना कर देती है। अगले सीन में वो लड़कियां दोबारा से सुकियो को देखने के लिए उसी कमरे में आती हैं और वो वहाँ सुकियो और अकागामी को एकदम अलग ही पोजीशन में देख लेती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू सुकियो इजुकी आर्चरी को लेकर बहुत ज्यादा फैसिनेट थी एंड वो क्लास में सभी से बेस्ट थी, लेकिन इसके बावजूद भी इजुकी ने आर्चरी क्लब को छोड़ने का फैसला लिया। सुकियो ने जब इजुकी से पूछा कि तुम आर्चरी क्लब क्यों छोड़ रही हो, इजुकी
ने कहा कि वो टेम्पल को बचाने के लिए अब सारा ध्यान टेम्पल के ऊपर देगी एंड इसी रीजन से वो आर्चरी छोड़ रही है। नेक्स्ट डे जब अकागामी झाड़ू मार रहा होता है तभी उसके पास इजुकी आती है जिसके हाथ में तीर कमान वगैरह थे एंड इजुकी वहाँ अकागामी को आर्चरी के बारे में बताने लगती है। वो अकागामी से पूछती है क्या अकागामी तुम सीखोगे एंड नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को एक मैदान में देखते हैं जहाँ इजुकी अकागामी को आर्चरी के सारे टेक्निक सिखाना शुरू करती है। अगले सीन में अकागामी इजुकी से पूछता है इजुकी तुम तो आर्चरी क्लब में थी। इजुकी कहती है मुझे इसमें कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं अकागामी सुकियो के रूम के पास जाता है जहाँ वो देखता है कि सुकियो ने अपने कमरे को लॉक कर रखा है। तभी वहाँ पर कुरागी आती है जो अकागामी से कहती है पता नहीं क्यों सुकियो कल से थोड़ा अपसेट है एंड उसने तभी से ही अपने आप को लॉक कर रखा है। इधर हम देखते हैं सुकियो रूम के अंदर कपड़े चेंज कर रही होती है। तभी अकागामी एक रस्सी से लटकते हुए सुकियो को बुलाने लगता है लेकिन वो रस्सी अकागामी के गले में एक फंदे की तरह अटक जाती है। यहाँ से सीन कट होता है और हम सुकियो और अकागामी को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। अकागामी कहता है मैंने घर का सारा काम कर दिया है तो अब तुम्हें आर्चरी क्लब ज्वाइन कर लेना चाहिए। सुकियो कहती है अकागामी मुझे परेशान करना बंद करो, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है कि मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम सुकियो को कहीं जाते हुए देखते हैं। वो चलते चलते एक आर्चरी क्लब टाइप जगह पर आ जाती है जिसे देखकर वो अंदर जाकर प्रैक्टिस करने लगती है एंड तभी पीछे से अकागामी उसकी तारीफ करता है जिसे देखकर सुकियो काफी ज्यादा शौक हो जाती है एंड इसके बाद सुकियो वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सुकियो और अकागामी को एक फील्ड में देखते हैं। वहाँ सुकियो अकागामी को पूरी स्टोरी बताती है। वो बताती है दरअसल वो हमेशा से ही आर्चरी को लेकर बहुत ही फैसिनेट थी, उसे आर्चरी करना बहुत ही ज्यादा पसंद था पर आर्चरी में उससे इजुकी कई ज्यादा बेटर थी। लेकिन इसके बावजूद भी इजुकी ने टेम्पल के लिए अपने फैशन को सेक्रीफाइस कर दिया एंड इजुकी को इतना बड़ा सेक्रीफाइस देते हुए देखकर मैंने भी अपने फैशन को छोड़ने का फैसला कर लिया। ये सुनकर अकागामी सुकियो का हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाने लगता है। वहाँ से अकागामी सुकियो को टेम्पल के पीछे ले आता है जहाँ सभी लोग इजुकी की आर्चरी को देख रहे थे। तभी इजुकी तीर से निशाना लगाती है पर उसका तीर निशाने को टच करने की जगह वहीं पर गिर जाता है जिसके बाद इजुकी एक पर एक कई तीर चलाती है पर सारे के सारे तीर निशाने के आसपास भी नहीं जा पा रहे थे। अकागामी सुकियो से कहता है देख लो यही है तुम्हारी इंस्पिरेशन, इसे तो तीर पकड़ना भी नहीं आता। अब सुकियो से देखकर समझ जाती है कि इजुकी ने आर्चरी क्लब टेम्पल के लिए नहीं छोड़ा बल्कि उसे तो आर्चरी आती ही नहीं थी। अब कुरागी इजुकी को बताती है कि जब से उसने टेम्पल के लिए आर्चरी क्लब छोड़ा है तभी से सुकियो ने भी आर्चरी छोड़ दी है क्योंकि वो इजुकी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। इससे सुकियो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो चुकी थी। अब इजुकी सुकियो को आर्चरी छोड़ने का पूरा रीजन बताती है। वो बताती है दरअसल उसे आर्चरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वो तो बस इसे मजे के लिए कर रही थी एंड जब उसका इन सब में इंटरेस्ट खत्म हो गया तब उसने आर्चरी छोड़ दी। वेल अगर सुकियो चाहे तो दोबारा से आर्चरी क्लब ज्वाइन कर सकती है पर हाँ सुकियो मुझे भी थोड़ी बहुत आर्चरी सिखा देना। नेक्स्ट सीन में हम अकागामी और सुकियो दोनों को बाथरूम में देखते हैं पर बाथरूम में क्या कर रहे हैं ये दोनों। एनीवे सुकियो अकागामी से कहती है अकागामी मैंने दोबारा से आर्चरी क्लब ज्वाइन कर लिया है जिससे अकागामी भी काफी खुश था। सुकियो अकागामी से कहती है अकागामी तुमने ये सब मेरे लिए क्यों किया? दरअसल मैं समझ सकता हूँ कि कोई इंसान अपनी फैमिली की वजह से कुछ ना कर पाए तो कैसा लगता है। मेरी फैमिली की वजह से मैंने भी कई चीजें छोड़ी हैं इसलिए मैं तुम्हारी फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाया। तभी सुकियो दरवाजा खोल अंदर आती है और वो अकागामी को अपने संतरे पर उसके काटने का निशान दिखाती है। वो कहती है अब तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी। वो अकागामी से कहती है अपनी आंखें बंद करो एंड इसके बाद सुकियो अकागामी के मुंह को पकड़कर अपने पास लाने लगती है। दरअसल वो उसे किस करने वाली थी पर वो उसे किस नहीं करती और मार्कर से उसके मुंह पर ठरकी लिखकर चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कुरागे अपनी डायरी में अपने बारे में कुछ लिख रही होती है जिसमें वो लिख रही थी मेरा नाम कुरागे है और मैं जल्दी हाई स्कूल में जाने वाली हूँ, इसके साथ ही मैं एक अडल्ट में बदल जाऊंगी। हमारी टेम्पल में कुछ दिनों पहले एक स्ट्रेंजर आया जिसका नाम अकागामी है एंड उसकी वजह से हमारे टेम्पल में काफी कुछ चेंज हो गया और वो सारे ही चेंजेस मुझे काफी पसंद हैं एंड शायद मैं अकागामी को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। अबे यार मैं तो अभी तक इसे एक बच्ची समझ रहा था। तभी अकागामी सभी को खाने पर बुलाता है एंड कुरागे अपनी डायरी वहीं पर छोड़कर डिनर करने के लिए चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं युजुकी अपना वेट चेक करती है जहाँ उसे पता लगता है कि उसकी मशीन उसका काफी ज्यादा वेट बता रही है एंड ऑब्वियसली उसका वेट बढ़ चुका है इसीलिए तो बता रही है एंड इसकी वजह से युजुकी सभी लड़कियों को बुलाकर एक बहुत ही ज्यादा सीरियस मीटिंग बिठाती है। वहाँ वो सभी से कहती है हमारी वेट मशीन पर किसी ने काला जादू कर दिया है क्योंकि वो मशीन मेरा वेट बहुत ही ज्यादा बता रही है एंड यहाँ पर मिया अपनी सद्बुद्धि का यूज करके कंक्लूजन निकालती है। वो कहती है क्यों ना हम एक नई वेट मशीन खरीद लें क्योंकि इस पर तो काला जादू हो चुका है और नई वाली हमारा सही वेट बताएगी। सुकियो कहती है यहाँ पर हम सभी लोग सीरियस हैं और तुम्हें मजाक करने की पड़ी है। मिया बोलती है क्यों ना हम नॉन वेज खाना शुरू कर दें जिससे हमारा वजन ज्यादा नहीं बढ़ेगा। जो सुन इजुकी कहती है अरे यार यहाँ सब्जियाँ तो अफोर्ड कर नहीं पा रहे हैं, मांस मछली के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। अब काफी देर डिस्कशन
डिस्कशन करने के बाद वो सारी लड़कियां एक कंक्लूजन निकालती हैं कि कल से वो सभी एक्सरसाइज करना शुरू करेंगी। एंड नेक्स्ट डे हम देखते हैं सारी लड़कियां एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हैं। एंड एक्सरसाइज के नजारे मतलब लिटरली वाओ। अब रात के टाइम हम इन सभी को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। एंड पूरा दिन काम करने की वजह से सारी लड़कियां काफी ज्यादा थकी हुई थी। तभी वो लड़कियां कागुरा से पूछती है, क्या तुम हमारे साथ मिलकर काम करके अपना वेट लूज नहीं करना चाहती? कागुरा कहती है ऑलरेडी वो काफी टाइम से अपने फिगर को मेंटेन करते हुए आ रही है एंड मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर सभी लड़कियां एकदम कागुरा को शाबाशी वगैरह देने लगती हैं। वो कहती है मतलब कागुरा कितनी ज्यादा कूल है, वो हमेशा से अपने फिगर को मेंटेन करती है। अब काफी देर एक्सरसाइज करके पूरा दिन काम करने की वजह से सारी लड़कियां काफी ज्यादा थकी हुई थी। वो लोग डिस्कशन करते हैं यार इससे तो काम नहीं चलेगा, उन्हें वेट लूज करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। कुरागी कहती है अब तो वेट लूज करने का हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा है एंड वो रास्ता है डाइटिंग। ये सुन सुकियो कहती है नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करवाऊंगी डाइटिंग वाइटिंग। मैं अकागामी से क्या बोलूंगी, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैंने वेट बढ़ा लिया, छी छी बिल्कुल नहीं। जिस पर कुरागे कहती है अगर तुम्हें अकागामी इतना ही पसंद है तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? जिस पर सुकियो थोड़ा साई फील करने लगती है। इसके बाद कुरागे अकागामी की थोड़ी तारीफ मारने लगती है, जो सुनकर पता नहीं सुकियो को क्या हो जाता है। वो कुरागे से कहती है अकागामी अगर तुझे इतना ही पसंद है तो तू जाकर क्यों नहीं शादी कर लेती उससे? कुरागे कहती है हाँ आइडिया तो बढ़िया है, तो मैं चली उसे बटाने। एंड वो वहाँ से जाने लगती है, जो देखकर सुकियो और इजुकी दोनों ही उसे रोकने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इजुकी सभी से कहती है अकागामी जो खाना बनाता है उसमें फैट बहुत ही ज्यादा कम होता है, तो ये तो पक्का है कि खाने की वजह से हमारा वेट नहीं बढ़ रहा, शायद हम लोग नेचुरली ग्रो कर रहे हैं। ये सुन कुरागी कहती है हाँ लग तो मुझे भी रहा है हम ग्रो कर रहे हैं, मतलब यार इसका क्या ग्रो हो गया। अब इन सभी की यहाँ पर बातें हो ही रही होती हैं, तभी अकागामी इन सभी के लिए जापानी ट्रेडिशनल डिश बनाकर ले आता है। एंड उसे देखने के बाद ये सारी लड़कियां अपना कंट्रोल खो देती हैं एंड सभी की सभी राक्षसों की तरह उस डिश के ऊपर टूट पड़ती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुरागे अगेन अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है, जिसमें वो लिखती है आज फिर उसने अकागामी के हाथों का बना खाना खाया और वो हमेशा अकागामी के हाथों का ही बना खाना खाना चाहती है। वो सोचती है काश अकागामी मेरे बड़े होने का इंतजार करे, जिसके बाद मैं उसे शादी कर लूंगी। अकागामी के खाना बनाते टाइम इजुकी उसके पास आती है एंड वो उसे उसके खाने में एक्स्ट्रा अचार ऐड करने के लिए कहती है। अकागामी भी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद अकागामी इजुकी को कुल्हाड़ी ले जाते हुए देखता है, जो देखकर उसकी लिटरली फट जाती है। उसे लगता है शायद इजुकी को निपटाने वाली है, तो उसे कुछ ऐसा बनाना होगा जिससे उसका मूड ठीक हो जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अकागामी ने सभी के लिए खाना रेडी कर दिया था, जिसके बाद इजुकी खाना खाती है एंड अकागामी उसे बस देखे जा रहा था। इजुकी वो भी खाती है जिसकी उसने डिमांड करी थी, बट उसे खाने के बाद भी इजुकी के मुंह पर कोई रिएक्शन नहीं था। अकागामी को लगता है शायद उसे उसका खाना पसंद नहीं आया, अब तो पक्का इजुकी उसे निपटा देगी एंड ये सोचकर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूजुकी अपनी एक्सरसाइज कर रही होती है एंड अकागामी भी उसे खड़ा देख रहा था। यूजुकी काफी देर से एक ही पोजीशन में थी, जिसकी वजह से उसके पैर सुन्न पड़ चुके थे। देन वो अकागामी से हेल्प मांगती है, तभी किकी वहाँ अकागामी को एक्सप्लेन करती है इजुकी दरअसल एक एक्सरसाइज कर रही है, जिसमें उसे अपने पैरों को 2 घंटे तक फोल्ड करना है एंड कुल्हाड़ी की मदद से पेड़ों को भी काटना है। अब ये सुनकर अकागामी को थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि अकागामी को तो अब तक लग रहा था कि इजुकी उसे ही काटने वाली है। तभी किकी अकागामी से कहती है अकागामी यहाँ बस तुम्हारा टाइम ही बर्बाद हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें इजुकी का ट्रेनिंग पार्टनर बन जाना चाहिए। तभी ये बात मिया सुन लेती है और वो कहती है मैं भी इजुकी और अकागामी के साथ ट्रेनिंग करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अकागामी और मिया सुकियो से बात कर रहे होते हैं, तभी इन्हें सुकियो से टोकिडो के बारे में पता चलता है। क्योंकि इन्हें टोकिडो के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, इसीलिए ये दोनों किकी के पास जाते हैं। किकी कहती है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें पहले टोकिडो के बारे में नहीं बताया। दरअसल टोकिडो एक ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज है जिसको पढ़े बिना प्रीस्ट नहीं बना जा सकता। ये सुनकर अकागामी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने अभी तक प्रीस्ट बनने के लिए बस 0 एफर्ट्स दिए। क्योंकि उसका गुस्सा शांत कराने के लिए अपने संतरों की सॉफ्टनेस उसे गले लगाकर महसूस कराती है, आई मीन उसे गले लगाती है। तभी अकागामी इजुकी को देखकर कहता है शायद इजुकी प्रीस्ट बनने के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रही है, क्योंकि उसे कहती है इजुकी की ये मेहनत प्रीस्ट बनने के लिए शायद इनफ भी नहीं है, क्योंकि प्रीस्ट बनने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और इजुकी के पास अब बस 6 महीने ही बचे हुए हैं। तभी अकागामी इजुकी के पास जाता है और उससे कहता है इजुकी मैं तुम्हारी पूरी ट्रेनिंग में मदद करूंगा। अब पता नहीं क्यों पर मिया इस बात से बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इनके टेम्पल में कीजो आता है, अरे वही इजुकी का फियांसे। कुरागे उसे देखकर कहती है शायद वो इजुकी के साथ यहाँ एंगेजमेंट करेगा एंड ये सुनकर अकागामी थोड़ा गुस्से में आ जाता है। कीजो वहाँ की टूटी हुई स्टेचू को देखकर कहता है मैंने जितना सोचा था ये टेम्पल की हालत तो उससे भी बुरी है, क्योंकि कीजो से ऑलरेडी काफी ज्यादा गुस्सा थी। वो कहती है इसका मतलब तुम हमें यहाँ ताना मारने आए हो एंड यहाँ पर इन दोनों की काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है। क्योंकि कीजो से कहती है तुम देख लेना मैं 6 महीने के अंदर इजुकी को एक अच्छा प्रीस्ट
बनाऊंगी। कीजो कहता है हाँ, पर तुम उसके लिए लेट हो चुकी हो क्योंकि अगले 3 महीने में ही टोक्यो स्टार्ट होने वाला है। ये सुन किकी काफी ज्यादा शौक हो जाती है। कीजो कहता है अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो मैं इजुकी के साथ एंगेजमेंट तोड़ दूंगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं किकी ने इन तीनों की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। किकी का इन तीनों से पहला सवाल था, तुम तीनों ने किस कलर की चड्डी पहनी है? इस अजीब सवाल को सुन वो कहते हैं, हम लोगों के पास टाइम काफी कम है किकी, तो प्लीज आप अब तो सीरियस हो जाओ। किकी कहती है मैं काफी पहले से सीरियस हूँ, बक मत करो और चड्डी का कलर बताओ। जहाँ ये तीनों अपनी अपनी चड्डी का कलर बताते हैं। किकी कहती है ओके जो भी हो, अब से तुम व्हाइट चड्डी पहनोगे। नेक्स्ट सीन में हम इन तीनों को मेडिटेशन करते हुए देखते हैं, जहाँ इजुकी मेडिटेशन करते करते सो जा रही थी। तभी किकी उसे डंडे से काफी तेज मारती है एंड मिया के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। वेल इन दोनों को जब मार पड़ रही थी तब इनके संतरे उछल रहे थे, जो देखकर अकागामी काफी शर्मा जाता है, जिससे उसका थोड़ा ध्यान भटक जाता है और किकी उसकी भी सुताई लगा देती है। नेक्स्ट सीन में हम इन तीनों को सूत्रास लिखते हुए देखते हैं, जहाँ अकागामी की अच्छी हैंड राइटिंग को देखकर किकी उसे कहती है एक प्रीस्ट की हैंड राइटिंग अच्छी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो तुम इजुकी को भी कुछ टिप्स दे सकते हो। तभी अकागामी इजुकी को कुछ टिप्स देने के लिए उसके पास आता है, पर वो इजुकी के संतरों को देखकर काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से इंक बाउंस होकर उसके ऊपर ही गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किकी ने इन तीनों के लिए जमीन पर ही बिस्तर लगाए थे एंड अब से ये तीनों जमीन पर ही सोएंगे। नेक्स्ट डे हम ट्रेनिंग के टाइम पर देखते हैं तीनों काफी ज्यादा थके हुए थे क्योंकि तीनों ही पूरी रात सो नहीं पाए। इसके बाद किकी इन तीनों को हॉट स्टीम रूम में लाकर छोड़ देती है। वेल जाते हुए किकी इन तीनों से कहती है मैं तुम तीनों को एक रूम में इसलिए छोड़ रही हूँ ताकि तुम लोगों की फीलिंग्स खत्म हो जाएं एंड तुम तीनों के बीच अट्रैक्शन भी ना रहे। इसके बाद अकागामी को तो यहाँ इन दोनों को देखकर गंदे गंदे थॉट आ रहे थे, बाकी मिया के साथ तो उसका बन भी बन हो जाता है। इसके बाद ये तीनों अपने आप को कंफर्टेबल करते हैं, कल रात के बारे में बात करते हैं। तभी मिया अकागामी से कहती है अकागामी कल रात मैंने देखा था तुम्हारी पेंट में कुछ खड़ा था एंड ये सुनकर अकागामी काफी ज्यादा शर्मा चुका था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ये तीनों एक दूसरे को अपने अपने थॉट्स बताने वाले थे। इजुकी याद करती है कि कैसे वो अकागामी को नंगा पुंगा देखती है एंड उसने तो लव होटल में वो वाली फिल्में भी देखी थी। एंड जब अकागामी इजुकी के थॉट्स पूछता है तब वो कहती है मुझे ऐसे वैसे कोई ख्याल नहीं आते। नेक्स्ट सीन में हम किकी को देखते हैं जहाँ वो काफी खुश थी कि उसके तीनों स्टूडेंट ने ट्रेनिंग को पास कर लिया। किकी कहती है तुम सभी काफी अच्छे हो क्योंकि तुम तीनों ने अपने थॉट्स एक दूसरे को बताए, वरना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ये कहकर बात को टाल देते हैं कि उन्हें ऐसे वैसे थॉट्स आते ही नहीं, जबकि वही सबसे ज्यादा गंधेड़े होते हैं। और ये सुनकर मिया और अकागामी दोनों ही इजुकी की ओर देखने लगते हैं। लंच करने के बाद किकी इन तीनों को बताती है कि आज वो लोग ट्रेनिंग नहीं करेंगे क्योंकि अगर वो और ट्रेनिंग करते हैं तो उन्हें इंजरी भी हो सकती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अकागामी काफी ज्यादा उदास था, जहाँ इजुकी उसके पास आकर उससे उसका कारण पूछती है। अकागामी कहता है आज क्रिसमस ईव है एंड इस दिन पर मेरे डैड नई नई लड़कियों को मेरे घर लाते थे, जिसके बाद उनके कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती थी एंड इस वजह से उसका क्रिसमस हमेशा बेकार चला जाता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इजुकी अकागामी को घुमाने के लिए बाहर लाती है ताकि उसका थोड़ा सा मूड ठीक हो जाए एंड अकागामी भी अपने आसपास क्रिसमस की डेकोरेशन देखकर काफी ज्यादा खुश था। इसके बाद इजुकी उसके पास आकर उससे पूछती है क्या तुमने अपने लिए कोई प्रेजेंट लिया, पर अकागामी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या ले। जो सुनकर इजुकी अकागामी को एक एंटीक शॉप पर लाती है एंड वो शॉप इजुकी की दोस्त की ही थी। इसके बाद इजुकी अकागामी को वहाँ रखी वीड्स के बारे में बताती है। वो बताती है बहुत ही ज्यादा लग्जरी है एंड इन्हें अफोर्ड करना सभी के बस की बात नहीं एंड जब मैं प्रीस्ट बन जाऊंगी तब मैं इन्हें परचेज कर लूंगी। एंड देन वहाँ पर मारी आती है जो कि इजुकी की दोस्त है। इजुकी मारी को अकागामी से मिलाती है, जिसके बाद मारी इन दोनों को लव बीट्स दिखाती है एंड मारी उन्हें और कपल टाइप बीट्स के बारे में बताने लगती है। इजुकी कहती है पर तुम हमें इसके बारे में क्यों बता रही हो? मारी कहती है इसलिए क्योंकि तुम दोनों कपल ही हो ना। देन इजुकी उसे समझाती है कि वो दोनों दोस्त हैं। मारी कहती है अच्छा वैसे तो इजुकी कभी मेकअप नहीं करती, कभी अच्छे कपड़े भी नहीं पहनती और कभी टेम्पल से भी नहीं निकलती, तो आज ऐसा स्पेशल क्या है कि इजुकी ने सब कुछ किया। इस सबसे इजुकी बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। वो मारी से एक आइटम बाय करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अकागामी को थोड़ा थोड़ा लगने लगता है कि इजुकी ने उसे ही खुश करने के लिए आज इतना कुछ किया है। दूसरी ओर हम टेम्पल की बाकी सारी लड़कियों को देखते हैं जहाँ सभी लड़कियां एक दूसरे से बातें कर रही थी। वो कहती हैं अकागामी सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है और उसके टेम्पल में आने के बाद काफी सारी चीजें अच्छी हो गई, जहाँ उनमें से कोई भी लड़की अकागामी को पहले पसंद नहीं करती थी। वहीं सभी अकागामी के आने का आज इंतजार कर रही हैं। तभी वहाँ से कागुरा उठकर लड़कियों से थोड़ा दूर आ जाती है एंड वो सोचती है अकागामी सच में काफी इंटरेस्टिंग लौंडा है, मुझे
मुझे इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सभी लड़कियां अपना क्रिसमस ईव सेलिब्रेट कर रही थी। तभी अकागामी उन्हें बहुत ही डिलीशियस फूड सर्व करता है एंड आज का खाना अकागामी ने बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाया था, जिसे देख सारी लड़कियां काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती हैं। कुरागी अकागामी के पास आकर उससे कहती है, अकागामी तुम मुझसे शादी कर लो। अकागामी भी कहता है हाँ हाँ करूंगा, लेकिन जब तुम बड़ी हो जाओगी तब। खाना खाने के बाद सभी लड़कियां डिसाइड करती हैं कि वो अपना अपना प्रेजेंट सभी को देंगे एंड अपना अकागामी भी इजुकी के लिए कुछ लाया था, पर इजुकी यहाँ कुछ अलग करने की ट्राई करती है। दरअसल वो सभी अपना अपना गिफ्ट एक रोप से बांधेगी एंड जिस गिफ्ट को जो लड़की लेना चाहेगी वो ले सकती है। पर ये देखकर अकागामी काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो अपना गिफ्ट इजुकी को देना चाहता था। एंड इस सारे प्रोसेस के बाद सभी लड़कियां अपना अपना गिफ्ट खोलती हैं, जहाँ सभी लड़कियों को अलग अलग चीजें मिली थी। कागुरा अकागामी के पास आकर उससे कहती है, चलो हम अपना अपना गिफ्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। एंड कागुरा के पास एक डीवीडी थी जिसमें मिया के हॉट पिक्चर्स थे एंड एक्सचेंज करने के बाद युजुकी अकागामी को बताती है, अकागामी तुम ये डीवीडी वापस कर दो, किसी के पिक्चर्स देखना अच्छी बात नहीं है। पर अकागामी तो एकदम फॉर्म में आ चुका था, वो डीवीडी वापस करने के लिए तैयार ही नहीं था। इसके बाद कागुरा सभी को हॉट स्प्रिंग के फ्री पासेस ऐसा गिफ्ट देती है, जिससे सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम इजुकी और अकागामी को उसी टूटी हुई स्टेचू के पास बैठे हुए देखते हैं। इसके बाद इजुकी अकागामी को बताती है उसके पापा ने उसको बचपन में ही छोड़ दिया था, जिसके बाद उसकी माँ ने उसे संभाला, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ में कोई हैप्पीएस्ट मोमेंट नहीं रहा। एंड जिसके बाद अकागामी तुम इस टेम्पल में आए एंड उसके बाद से ही मैं काफी ज्यादा खुश रहने लगी। एंड मौका मिलते ही ये दोनों अपना अपना गिफ्ट एक दूसरे को देते हैं। देन ये दोनों अपना अपना गिफ्ट खोलकर देखते हैं, जहाँ इन दोनों ने ही एक दूसरे के लिए लविंग बीट्स लिए थे। यहाँ पर ये दोनों ही काफी ज्यादा शाई फील कर रहे थे एंड लिटरली इन दोनों के बीच यहाँ पर कुछ कुछ होने वाला था। तभी यहाँ पर किकी आ जाती है जो इन्हें बताती है कि एक इमरजेंसी है। किकी बताती है दरअसल जो मीटिंग होने वाली थी उसकी लोकेशन चेंज हो चुकी है एंड फिलहाल जहाँ पर तुम लोग बैठे हो मीटिंग यहीं पर होगी। एंड पता नहीं टूटी हुई स्टेचू को देखकर लोग क्या सोचेंगे। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ये सभी लोग हॉट स्प्रिंग बाथ लेने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग जगह थी। वहाँ एक आदमी अकागामी को वेलकम ड्रिंक देता है। उस ड्रिंक को पीते ही अकागामी को काफी अजीब महसूस होता है एंड ये ड्रिंक ना अकागामी के रॉकेट में जान डाल देती है। I mean, उसमें कोई दवाई मिली थी। अगले सीन में हम देखते हैं सभी लड़कियां नहा रही थी एंड लिटरली यहाँ बहुत ही ज्यादा कर्मकांड भी हो रहे थे। एनीवेज इन बातों को साइड में रखते हुए मिया बताती है कागुरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है एंड जब वो अपनी फैमिली को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी तब कागुरा ने ही उसे संभाला था। वो कहती है कागुरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो हमेशा रहेगी और वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी। एंड हम अकागामी को देखते हैं जो चुपके चुपके उन्हें देखकर वहाँ से निकल रहा था। दरअसल जो अकागामी ने कुछ देर पहले ड्रिंक पी थी उसकी वजह से उसके अंदर एकदम आग लग चुकी थी। तभी कागुरा अकागामी को देख लेती है और सभी लड़कियों से कहती है, देखो अकागामी हमें चुपके चुपके देख रहा है, इसने हमारा भरोसा तोड़ा। मेरे अकॉर्डिंग तो इसे टेम्पल से बाहर निकाल देना चाहिए। पर सारी लड़कियां कहती हैं इसमें अकागामी की कोई गलती नहीं है। दरअसल उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उसका कैरेक्टर ही ऐसा हो चुका है। इसके बाद कागुरा अकागामी के तौलिए पर सोप फेंक कर मारती है, जिसके कारण उसका तौलिया खुल जाता है एंड अनबॉक्सिंग के बाद उसका प्रोडक्ट सारी लड़कियां देख लेती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिया कागुरा और अकागामी को छोड़कर बाकी सारी लड़कियां टेम्पल वापस चली जाती हैं एंड अकागामी भी दोबारा नहाने के लिए आ जाता है, पर उस ड्रिंक का असर अभी भी अकागामी के ऊपर था। इसके बाद अकागामी के पास कागुरा आकर उसे बहुत ही ज्यादा चिपकती है। दरअसल वो अकागामी को उसके फुल पोटेंशियल में लाना चाहती थी। अपने आप को फॉर्म में आता देख अकागामी अपने प्रोडक्ट को बड़ी तेजी से हिट करता है, जिसकी वजह से अकागामी बेचारा वहीं पर गिर जाता है। आफ्टर दैट कागुरा सच्चाई रिवील करती है। वो कहती है तुम सही में एक मॉन्क बनने लायक हो। मैंने तुम्हें हर तरह से रिझाने की कोशिश करी पर फिर भी तुमने वो सब नहीं किया। इवन वो ड्रिंक भी मैंने ही तुम्हें पिलवाई थी। अकागामी उससे ये सब करने का कारण पूछता है। कागुरा बताती है दरअसल मैं चाहती हूँ कि तुम इस टेम्पल को छोड़कर चले जाओ क्योंकि तुम मेरे प्लान को खराब कर रहे हो। कागुरा बताती है दरअसल वो मिया को एकदम ठरकी बनाना चाहती है, ठीक उसकी मम्मी की तरह। दरअसल कागुरा कोई और नहीं बल्कि मिया की फैमिली की वफादार है और वो मिया को एकदम ठरकी बनाकर उसके फैमिली ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना चाहती है। एंड मिया भी उन दोनों को वहाँ पर नंगा पुंगा देख लेती है, जिसके बाद कागुरा उसे हिप्नोटाइज करके सुला देती है एंड सेम वो अकागामी के साथ भी करती है। इसके बाद जब अकागामी की आंखें खुलती हैं तब वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। देन कागुरा अकागामी से पूछती है आखिर अकागामी तुम्हारे टेम्पल आने का रीजन क्या था। अकागामी बताता है दरअसल उसके यहाँ आने का मेन मोटिव था कि वो अपने पापा के द्वारा लिया हुआ इस टेम्पल से कर्जा चुका पाए। कागुरा कहती है तो ठीक है अकागामी, जल्द ही टेम्पल में मीटिंग होने वाली है, वहाँ मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगी, साथ ही मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी, पर इसके बदले तुम्हें इस टेम्पल को छोड़ के जाना होगा। अगले दिन हम देखते हैं सभी लोग टेम्पल के बाहर मोची बनाने की तैयारी कर रहे थे। मोची इनकी कोई ट्रेडिशनल डिश वगैरह होगी, आई डोंट नो। मोची बनाने के लिए लोग बॉइल्ड राइस का यूज करते हैं जिन्हें बाद में हथौड़े से कूटा जाता है।
दरअसल मोची बनाने के लिए मोर्टर में रखे राइस को बार बार हथौड़े से कूटना होगा। वहीं मिया मोर्टर में रखे राइस को बार बार ठीक करेगी। इसके बाद अकागामी अपना हथौड़ा राइस के ऊपर मारना शुरू कर देता है। तभी कुराकी कहती है वैसे मोची बनाने का काम थोड़ा गंदा नहीं है। अब ऐसा वो किस लिए कह रही है मैं आपको उसके पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। मान लो ये हथौड़ा किसी लड़के का प्रोडक्ट है एंड ये मोर्टर किसी लड़की का पिंक होल, और जब इन दोनों के बीच होता है धनाधन धनाधन। ओ भाई मैं नहीं बता रहा भाई ये लड़की क्या है, इसका ह्यूमर कुछ ज्यादा ही डार्क नहीं है। वेल ये लड़की क्या कहना चाहती है अगर कोई समझ गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अब कुरागी की इस बात से अकागामी और मिया दोनों ही बहुत ही ज्यादा शर्मा जाते हैं एंड वो दोनों ही अपना अपना काम चेंज कर लेते हैं। जहाँ मिया हैमर चलाएगी और अकागामी राइस ठीक करेगा। पर अकागामी को मिया के हिलते हुए संतरों को देखकर एकदम गंदी गंदी फीलिंग आ रही थी, जिससे वो अपना काम दोबारा से चेंज कर लेता है। तभी कुरागे कहती है देख लो अकागामी तीनों ही मोचियां काफी गोल मटोल हैं। पर अकागामी को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो कौन सी तीन मोची की बात कर रही है। यहाँ तो सिर्फ एक ही मोची है, पर कुरागे तो मिया के दोनों मोची को जोड़कर तीनों मोची बता रही थी। भाई ये बच्ची नहीं है, सच में ये बच्ची नहीं है। अब अकागामी की भी नजर मिया के मोचियों के ऊपर बार बार जा रही थी, इसलिए वो अपनी आंखों में उंगलियां घुसा लेता है। तभी मिया उसे उसकी आंखें धोकर आने के लिए कहती है। अब अकागामी जब अपनी आंखें धोकर दोबारा से बाहर आता है तब वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। तभी अकागामी देखता है कि मिया ने बहुत ही सेक्सी सी बनी ड्रेस पहन रखी है। वो उससे पूछता है तुमने ये सब क्यों पहन रखा है। वो कहती है मोची बनाने के लिए यही तो ट्रेडिशनल ड्रेस पहननी पड़ती है। ये सुनकर अकागामी भी कहता है क्या ऐसा होता है, वैसे ये सब कुछ कागुरा का किया धरा है। इसके बाद अकागामी हुडी पहनकर मिया को पकड़ लेता है एंड ये दोनों ही हथौड़े से मोची बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में अकागामी कहता है देखो हम लोगों ने मोची तैयार कर दी। पर यहाँ तो अकागामी के पकड़ने से मिया की हालत ही खराब हो चुकी थी। तभी वहाँ पर सोखियो भी वो बनी ड्रेस पहनकर आ जाती है ताकि अकागामी उसे भी मिया के जैसे ही पकड़े एंड कुरागी भी वहाँ पर बनी ड्रेस पहनकर आ जाती है। तभी वहाँ पर युजुकी आ जाती है। वो सभी से पूछती है कि ये सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है। ओवरऑल ये सारा इल्जाम अकागामी के ऊपर ही आ जाता है। इसके बाद अकागामी भी समझ जाता है कि ये सब कुछ कागुरा का किया धरा है ताकि वो उसे टेम्पल से बाहर निकलवा सके। अब शाम के समय हम देखते हैं किकी लंच करने के लिए नहीं आई थी। तभी अकागामी लंच लेकर किकी के पास जाता है एंड वो देखता है कि किकी बालकनी में बैठी हुई है। अकागामी उससे पूछता है कि तुम लंच करने क्यों नहीं आई और यहाँ बैठकर क्या कर रही हो। किकी कहती है मैं यहाँ बैठकर व्यू एंजॉय कर रही हूँ एंड ओब्वियसली रात के टाइम मून का व्यू काफी अच्छा होता है। तभी किकी कहती है अकागामी तुम इजुकी की शादी के बाद भी उसके साथ इसी टेम्पल में रहना ताकि उसे एक अच्छा दोस्त मिल सके। अब इन दोनों की बातों के दौरान माहौल थोड़ा रोमांटिक हो जाता है और किकी थोड़ी होनी हो जाती है और भाई लिटरली किकी अकागामी के ऊपर झपट पड़ती है। पर अकागामी अपनी इज्जत बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन हम देखते हैं सभी लड़कियां एंड अकागामी न्यू ईयर सेरेमनी में आए थे, जहाँ अकागामी सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क एंड सनग्लासेस देता है। अगले सीन में जब अकागामी अकेला खड़ा होता है तभी उसके पास सोखियो आती है जो उसे अपने कपड़े वगैरह दिखाने लगती है। अकागामी को कुछ समझ नहीं आता और वो पूछता है तुम ये सब क्या कर रही हो। सोखियो कहता है अगर तुम्हें कोई लड़की अपने कपड़े दिखा रही है तो उसके बदले तुम्हें उसकी तारीफ करनी चाहिए। एंड ये सुनकर अकागामी सोखियो की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगता है, जो सुनकर सोखियो बहुत ही ज्यादा शाय फील करती है और वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं इजुकी अकागामी के पास आती है और इन दोनों की बातें होना शुरू हो जाती हैं, जहाँ अकागामी इजुकी को दिल से ब्यूटीफुल बोलता है, जो सुनकर इजुकी भी काफी ज्यादा शर्मा जाती है एंड इन दोनों के बीच काफी प्यारी प्यारी बातें शुरू हो जाती हैं, जिस दौरान अकागामी को कागुरा का ऑफर याद आने लगता है। वही ऑफर जिसमें कागुरा ने टेम्पल छोड़ने के बदले अकागामी को पैसे ऑफर किए थे और कर्जा माफ करने के लिए कहा था। तभी अकागामी सोचता है नहीं नहीं मैं कागुरा को उसके इस प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगा। अगले सीन में हम कागुरा को स्टेचू के सामने प्रे करते हुए देखते हैं एंड वो यहाँ भी यही प्रे कर रही थी कि मिया एक एरोटिक क्वीन बन जाए। एरोटिक क्वीन लाइक एकदम ठरकी टाइप लड़की। अब हमें कागुरा के फ्लैशबैक में पता लगता है कि कागुरा को मिया के पास मिया की मॉम ने ही भेजा है ताकि वो मिया को अपने जैसा बना सके एंड कागुरा भी टाइम टू टाइम मिया की इन्फॉर्मेशन एंड फोटोज वगैरह उसकी मॉम के पास भेजती रहती है। भाई सच में लड़की कितनी बड़ी गद्दार है ना, इसे मिया अपनी बड़ी बहन समझती है। तभी कागुरा के पीछे अकागामी आ जाता है जो कागुरा से कहता है अगर मैं तुम्हारे दिए हुए ऑफर को डिनाई कर दूं तो क्या होगा। कागुरा कहती है तुम अपने कर्जे में डूबते चले जाओगे एंड ये टेम्पल भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अकागामी कहता है नहीं मैं दूसरा रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। कागुरा कहती है तो ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी एंड वो अपने मन में सोचती है पैसे कमाना इतना भी आसान नहीं जितना ये लड़का समझता है। कुछ ही दिनों में ये लड़का मेरे पैरों में पड़कर अपनी नाक रगड़ के भीख मांगेगा। तभी अकागामी कहता है चलो अच्छा है, अब जो मुझे मिया ने शॉर्ट फाइट के लिए चैलेंज किया था मैं उसमें उसे बुरी तरह से हरा दूंगा। एंड ये सुनकर कागुरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कागुरा को भी रियलाइज हो गया था
कि अकागामी मिया की ओर बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं है, बल्कि वो तो युजुकी को प्यार करने लगा है, जबकि मिया अकागामी को पसंद करने लगी है। अब कागुरा को इतना गुस्से में देखकर अकागामी थोड़ी और आग फूंक देता है, जिससे कागुरा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अकागामी के प्रोडक्ट पर खींच के लात मारती है, जिससे अकागामी की तो हालत ही खराब हो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर सबसे पहले अकागामी अपना प्रोडक्ट चेक करता है, क्योंकि उसे डाउट था कि कल वाली लात से उसका प्रोडक्ट इधर उधर तो नहीं हो गया। तभी इजुकी आके उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। इजुकी उसे बताती है वो सारे लोग बाहर जा रहे हैं और यहाँ घर पर तुम्हारे साथ कागुरा और मिया रहेंगे। कागुरा का नाम सुनकर अकागामी की तो फटके हाथ में आ जाती है। अगले सीन में अकागामी मिया से बाकी सभी के बारे में पूछता है। मिया बताती है सुखी और कुरागे शायद अभी भी सो रहे हैं एंड कागुरा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही है। कागुरा का नाम सुनते ही अकागामी दोबारा से कांपने लगता है। ये देखकर मिया डिसाइड करती है कि वो अकागामी से अपने फ्रेंड की दोस्ती कर पाएगी एंड वो अकागामी को उठाकर सीधे कागुरा के पास लाती है। वो कागुरा से कहती है अगर तुम चाहो तो इसे किस कर सकती हो। इसके बाद मिया पूछती है कागुरा तुम्हें अकागामी कैसा लगता है, जिसमें कागुरा अकागामी की तारीफ करती है, जो सुनकर अकागामी थोड़ा साई फील करता है। मिया कहती है इसका मतलब है कागुरा अकागामी तुम्हें भी पसंद है एंड मिया अकागामी और कागुरा को उसी रूम में ले जाकर लॉक कर देती है, जिसमें कागुरा ने कभी अकागामी और मिया को लॉक किया था ताकि अंदर बंद रह के इन दोनों की दोस्ती हो जाए। एंड इसके बाद कागुरा सोचती है ये तो मेरे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एंड वो अपने कपड़े वगैरह निकालने लगती है ताकि वो फेक हेरेसमेंट केस करके अकागामी को टेम्पल से बाहर निकलवा सके। एंड अकागामी भी ये देखकर बिल्कुल लाल हो जाता है, पर कागुरा फिर रुक जाती है। वो अकागामी से कहती है तुम मिया को मेरा पूरा प्लान बता दो। अकागामी कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, आखिर तुम मेरी एक दोस्त हो और मेरे ऐसा करने से हमारा रिलेशन खराब हो सकता है। कागुरा को लगता है शायद अकागामी उसके ऊपर लाइन मार रहा है। इसके बाद कागुरा वहाँ की गेट को एक ही लात में तोड़कर बाहर निकल जाती है। अकागामी देखकर काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि अकागामी ने भी उस गेट को नहीं तोड़ पाया था। तभी कागुरा को एक आइडिया आता है। वो सोचती है मुझे मिया को किसी लड़के के साथ वो सभी तो करवाना है, तो क्यों ना वो लड़का अकागामी हो, और वैसे भी तो मिया अकागामी को पसंद करती है। इसके बाद कागुरा अकागामी की दोस्त बन जाती है। दूसरी ओर हम सुखियो को देखते हैं, जहाँ सुखियो के सपने में अकागामी उसे किस कर रहा था एंड सुखियो काफी ज्यादा शर्मा रही थी। वो कह रही थी हाँ हाँ पर थोड़ा आराम से। एंड जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसने कुरागे को पकड़ा हुआ है एंड वो उसे किस करने वाली थी। इसके बाद वो कुरागे से माफी मांगती है और कहती है प्लीज ये बात किसी को मत बताना, इसके बदले में तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट दूंगी। अगले सीन में हम सुखियो, मिया और कागुरा की एक मीटिंग देखते हैं, जहाँ सुखियो सभी से कहती है इस समय टेम्पल में काफी इनडिसिप्लिन देखा जा रहा है एंड मुझे लग रहा है मिया ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब मैं आपको इस मीटिंग का असल मोटिव बता देता हूँ। दरअसल अपनी सुखियो भी अकागामी को पसंद करने लगी है एंड उसे लग रहा है कि मिया और अकागामी के बीच कुछ चल रहा है, जिससे वो काफी ज्यादा जेलस हो रही है। एनीवे बैक टू द स्टोरी। सुखियो के सवाल पर मिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। सुखियो कहती है अच्छा तो मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम अकागामी को पसंद करती हो। सुखियो थोड़ा सोचकर कहती है नहीं, हम दोनों ट्रेनिंग पार्टनर हैं, इसलिए हम दोनों को एक साथ काफी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। इसके बाद मिया अकागामी की तारीफ करते हुए कहती है अकागामी एक बहुत ही अच्छा लड़का है एंड उसने मेरी अभी तक बहुत ही ज्यादा हेल्प करी, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं अकागामी के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहूंगी। अब मिया से सच उगलवाने के लिए कागुरा एकदम उसे अलग ही पोजीशन में बांध देती है। कागुरा सुखियो से कहती है क्या तुम भी अकागामी को पसंद करती हो। सुखियो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर अकागामी आ जाता है, जो मिया को ऐसे बंधा हुआ देखकर काफी ज्यादा शौक था। वो उनसे पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, बट सुखियो उसका कोई जवाब नहीं देती। तभी कागुरा उन सभी को अकागामी और मिया का एक वीडियो दिखाती है, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि अकागामी मिया के साथ वो सब कर रहा है। सुखियो तो उस वीडियो को देखकर बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है, बट जब उस वीडियो को कुरागे देखती है तब वो कहती है इस वीडियो में तो अकागामी और मिया कोई सा गेम खेल रहे हैं। अकागामी उस वीडियो को देखकर कहता है हाँ हम दोनों दरअसल गेम खेल रहे थे, तब ये वीडियो किसी ने रिकॉर्ड किया। सुखियो कहती है अच्छा अच्छा, पर मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। कुरागे कहती है क्या क्या सोच रही थी तुम, एंड इस पर वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। अगले दिन जब अकागामी खाना बनाने के लिए राइस चेक करता है तो उसे पता लगता है कि राइस खत्म हो चुके हैं। उसकी आवाज सुनकर मिया वहाँ आती है और उसे कहती है तुम बाहर जाकर राइस खरीद सकते हो, बट उन्हें पता लगता है कि उन सभी के पास पैसे खत्म हो गए हैं। जहाँ मिया डिसाइड करती है कि अब उन्हें पुराने जापानीज मेथड से चावल कलेक्ट करने होंगे। दरअसल ये सभी अब घर घर जाकर चावल मांगने वाले थे। अगले सीन में मिया, युजुकी और अकागामी तीनों ही चावल मांगने के लिए निकल जाते हैं, बट वो जहाँ भी जा रहे थे उन्हें कोई कुछ भी नहीं दे रहा था। एक बूढ़ी औरत उनसे कहती है अगर तुम सभी मेरे घर का काम कर दोगे तो उसके बदले में तुम्हें चावल दे दूंगी। इसके बाद वो बुढ़िया इन सभी से अपना काम भी करवा लेती है और चावल भी नहीं देती। अगले सीन में हम देखते हैं ये सभी युजुकी की एक दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। युजुकी की दोस्त उनसे कहती है तुम्हें जितने भी चावल चाहिए हो वो यहाँ से ले सकते हो। अकागामी और मिया ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें थैंक्स करते हैं। इसके बाद ये तीनों वहाँ से कुछ चावल के बोरे उठाकर सीधा टेम्पल की ओर निकल जाते हैं।
अब चलते हुए अकागामी उसी पुल पर पहुंच जाता है जहां वो पहली बार इजुकी से मिला था। अकागामी सोचता है शायद यही उसकी डेस्टिनी थी एंड अब से वो इजुकी को हमेशा सपोर्ट करेगा। तभी अकागामी देखता है इजुकी अकेले ही चावल के 4-5 कट्टे अपनी पीठ पर लादे हुए थी, जबकि अकागामी से सिर्फ एक ही उठा। वो समझ जाता है इजुकी को तो किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही काफी है। अगले दिन हम देखते हैं किकी, अकागामी, इजुकी तीनों ही स्टेचू के पास बैठे होते हैं। किकी बताती है जल्दी हमारी टेम्पल में फाइनल मीटिंग होने वाली है और उसके होने से पहले ही हमें हमारे बुद्धा की स्टेचू को ठीक कराना होगा, जिसके लिए लगभग 5 लाख येन लगेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके 5 लाख येन इकट्ठा कर लूंगी। जो सुनकर किकी और अकागामी दोनों ही उसके ऊपर भड़क जाते हैं। वो कहते हैं तुमने सुना भी है हमने क्या कहा, 5 लाख येन, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। युजुकी यहाँ पर थोड़ा इमोशनल वासेट देते हुए कहती है तुम लोग चिंता मत करो, 5 लाख येन मेरे लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। अगले दिन हम अकागामी को देखते हैं जो अपने लिए जॉब ढूंढ रहा था, क्योंकि वो भी 5 लाख येन इकट्ठा करने में युजुकी की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई फोन नहीं था, इसीलिए वो किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था। इसके बाद वो युजुकी के पास चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि युजुकी ने एक मेड की ड्रेस पहन रखी है जो कि बहुत ही ज्यादा छोटी और टाइट थी। उसे देखकर अकागामी के अंदर की सारी फीलिंग्स जाग जाती हैं, पर कैसे भी करके अकागामी अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। फाइनली वो युजुकी को बताता है कि वो यहाँ उसका फोन लेने के लिए आया है। इसके बाद युजुकी उसे अपना फोन देते हुए कहती है आखिर तुम्हें मेरा फोन क्यों चाहिए था, एंड अकागामी उसे पूरी बात बताता है। युजुकी उसे अपना फोन वापस लेते हुए कहती है अकागामी अभी तुम अपने ट्रेनिंग पीरियड में हो, तो तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए, ना कि जॉब वगैरह करनी चाहिए। तभी अकागामी दूसरी ओर देखकर युजुकी से बहस करने लगता है। युजुकी कहती है सबसे पहली बात तुम मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे। अकागामी कहता है तुम अपने आप को पहले शीशे में देखो, तुमने जो ड्रेस पहनी है वो कितनी ज्यादा छोटी है। एंड जब युजुकी अपने आप को शीशे में देखती है तब उसे पता लगता है कि आखिर अकागामी उसकी ओर क्यों नहीं देख रहा था। एंड इसके बाद इनकी बहस दोबारा शुरू हो जाती है। अकागामी कहता है तुम पूरी तरह से पागल हो चुकी हो, कोई स्टूडेंट के बस की बात नहीं है 5 लाख येन इकट्ठा करना। युजुकी उसे एक डेढ़ देते हुए कहती है चलो ठीक है, अगर तुमने मुझे मेरे बेड पर सुला दिया तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी और तुम्हें अपना फोन दे दूंगी। अकागामी कहता है पर मैं तुम्हें कैसे सुला सकता हूँ। युजुकी कहती है मसाज करके, एंड युजुकी अपने बेड पर लेट जाती है। देन अकागामी उसकी मसाज करना शुरू कर देता है। एंड अकागामी की मसाज से युजुकी को भी काफी मजा आ रहा था, पर अकागामी के दिमाग में युजुकी को लेकर बहुत ही ज्यादा गंदे गंदे ख्याल आने लगे थे, जिसके कारण वो मसाज को और भी ज्यादा तेज करने लगता है, जिससे युजुकी काफी ज्यादा अजीब अजीब आवाजों में चिल्ला रही थी। तभी सुकियो को युजुकी के रूम से उसके अजीब अजीब तरह से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। उसे लगता है जरूर अकागामी युजुकी के साथ कुछ तो कर रहा है। तभी सुकियो उसके रूम को खोल कर देखती है जहाँ अकागामी युजुकी की बहुत ही अजीब और गरीब तरह से मसाज कर रहा था। इसके बाद अकागामी युजुकी से कहता है अब तुम हार चुकी हो, क्योंकि अभी तुम ऑलमोस्ट सो चुकी थी, पर वो आधी नींद में कहती है मैं नहीं हारी। इसके बाद युजुकी अकागामी को थोड़ा बुरा भला कह देती है, जिससे इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सुकियो सपना देख रही थी जहां अकागामी और सुकियो की शादी हो चुकी है एंड अब वो कई सारे बच्चे पैदा करने वाले हैं। देन सुकियो की आंखें खुलती हैं और उसे पता लगता है कि बस ये एक सपना था। अगले सीन में हम देखते हैं सुकियो एकदम तैयार होकर टेम्पल के बाहर खड़ी हुई थी। तभी उसके पास पीछे से अकागामी आता है एंड वो सुकियो से कहता है तुम आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। दरअसल ये दोनों आज मार्केट जा रहे हैं ताकि ये अकागामी के लिए फोन ले सके। इसके बाद ये दोनों वहाँ से एक शॉप पर आ जाते हैं जहाँ शॉप ओनर अकागामी और सुकियो को कपल समझ रही थी। खैर ये दोनों वहाँ से एक फोन लेकर बाहर आ जाते हैं जहाँ सुकियो शॉप से बाहर आने के बाद काफी शाय फील कर रही थी। वो सोच रही थी पता नहीं वो शॉप ओनर हम लोगों के बारे में और क्या क्या सोच रही होगी। इसके बाद अकागामी उसे एक एप्पल जूस लाकर पीने के लिए देता है, जिससे सुकियो थोड़ा खुश हो जाती है। इसके बाद वहाँ से आते वक्त सुकियो अकागामी को पीछे से पकड़ लेती है एंड बहुत ही शर्माते हुए कहती है अकागामी क्या हम अपना नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड अकागामी भी उसके लिए खुशी खुशी हाँ कर देता है। साथ ही वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। सुकियो कहती है आखिर तुम इतना खुश क्यों हो। अकागामी कहता है दरअसल बोना तुम पहली एक लड़की हो जिसने मेरा नंबर मांगा, वरना तो मेरे बाप की वजह से किसी लड़की ने आज तक मुझे देखा भी नहीं। अगले दिन हम देखते हैं इजुकी काफी उदास थी एंड वो सोच रही थी कि शायद उसने कल अकागामी को कुछ ज्यादा ही सुना दी एंड उसे जाकर अब अकागामी से माफी मांग लेनी चाहिए। एंड वो अकागामी से माफी मांगने चली जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है अकागामी सुकियो के साथ है एंड वो दोनों काफी खुश हैं। उसे देखकर इजुकी को ना जाने शर्म आती है या बुरा लगता है, पर वो अजीब सा फेस बनाकर वहाँ से जाने लगती है एंड ये सारी चीजें किकी नोटिस कर लेती है। अगले सीन में हम किकी और अकागामी को एक साथ देखते हैं जहाँ किकी अकागामी से इजुकी और अकागामी के रिलेशन के बारे में पूछती है एंड वो कहती है लवर्स के बीच में छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहती है, उन्हें इग्नोर करो। अकागामी कहता
है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, हम लोग लवर नहीं है। अकागामी कहता है हाँ बस हम लोग के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है, शायद जल्दी वो भी ठीक हो जाएंगी। इसके बाद किकी अकागामी को काफी कुछ समझाती है। अब समझाने का तरीका थोड़ा कैजुअल था जो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। किकी अकागामी से पूछती है तुम्हें इजुकी कैसी लगती है, जिस पर अकागामी इजुकी की काफी तारीफ करता है। हाँ वो अलग बात है कि इजुकी कभी कभी थोड़ी पागलों जैसी हरकतें कर देती है। तभी यहाँ पर कुराकी आती है जो किकी को बताती है आपसे कोई यहाँ पर मिलने आया है। यह सुनकर किकी काफी तेज उसकी ओर भाग के जाने लगती है। उसके बारे में अकागामी जब किकी से पूछता है तब किकी बताती है शायद कोई यहाँ पर ग्रेव रखवाने आया है एंड उसके बदले हम उससे थोड़ी फीस चार्ज करेंगे जिससे हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। पर किकी जब वहाँ पहुँचती है तब उसे पता लगता है कि इजुकी ने सारा मामला पहले ही सेट कर दिया है एंड इसके बदले उसने कोई भी फीस चार्ज नहीं करी। ये सुनकर किकी थोड़ी उदास हो जाती है। इजुकी कहती है उसकी मॉम ने कभी किसी से फीस नहीं ली तो वो कैसे किसी से फीस ले सकती है। अगले दिन जब इजुकी सोकर उठती है तब वो सोचती है इस साल वो काफी कुछ इम्प्रूवमेंट करेगी एंड इस साल को वो पिछले साल के कंपैरिजन काफी ज्यादा बेहतर बनाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं इजुकी सभी लड़कियों से कहती है हमें अकागामी के लिए कुछ करना चाहिए क्योंकि जब से वो टेम्पल में आया है तब से काफी चीजें पहले से बेहतर हो गई हैं, जहाँ सभी लोग उसकी बात से एग्री करते हैं। वहीं इजुकी को पता लगता है अकागामी कहीं काम से बाहर गया है। वहीं हम सुकियो को देखते हैं जो काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि अकागामी ने उसका अभी तक मैसेज ही नहीं देखा था। ये देखकर सारी लड़कियां उसे पूछती है तुम्हारे पास अकागामी का नंबर कैसे आया। अगले सीन में हम देखते हैं इजुकी ने सारे टेम्पल को साफ कर दिया होता है ताकि आज अकागामी को कुछ करना न पड़े। ओवरऑल वो अकागामी के लिए आज कुछ करना चाहती थी। इसके बाद वो अपने आप को अपनी माँ से कंपेयर करने लगती है। वो सोचती है मैं अपनी माँ के कंपैरिजन में उनसे आधा काम भी नहीं करती, शायद वो मुझसे बहुत बेहतर थी। अगले सीन में हम देखते हैं इजुकी किसी बस स्टॉप में बैठी होती है जहाँ वो कई जगह जॉब के लिए अप्लाई करती है बट कहीं से उसे कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था एंड इससे वो काफी ज्यादा दुखी और डिप्रेस थी। तभी सुकियो अकागामी के पास कॉल करती है एंड वो उसे कहती है इजुकी काफी टाइम से नहीं मिल रही और बाहर काफी ज्यादा तेज बारिश भी पड़ रही है। जो सुनकर अकागामी वहाँ से भागकर इजुकी को ढूंढने लगता है पर हर जगह बारिश में ढूंढने के बाद इजुकी उसे कहीं नहीं मिलती। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं इजुकी किसी पुल के नीचे बारिश में भीगती हुई बैठी थी जहाँ उसे अपनी माँ की एक बात याद आती है जहाँ उन्होंने कहा था कि अब टेम्पल को सारे लोग छोड़कर जा चुके हैं एंड अब टेम्पल बंद हो जाएगा। जिस पर इजुकी ने कहा था आप चिंता मत करिए मैं टेम्पल को बचा लूंगी, पर उसकी मॉम ने कहा था तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। इजुकी को लगता है शायद उन्होंने सच कहा था और ये सोचकर इजुकी काफी ज्यादा दुखी हो रही थी एंड हम देखते हैं कैसे भी करके अकागामी इजुकी को ढूंढ लेता है एंड अकागामी को इजुकी को ऐसे देखकर काफी बुरा लगता है। वो सोचता है इजुकी अभी तक इतना सारा दुख अपनी एक मुस्कान के पीछे छुपाती रही। देन अकागामी इजुकी को अपने गले लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इजुकी अपने बेड पर उठती है एंड पानी में भीगने की वजह से इजुकी काफी ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी थी। वहीं अकागामी भी इजुकी के जस्ट पास में सो रहा था। तभी उसकी भी नींद खुल जाती है एंड ये दोनों एक दूसरे को देखकर माफी मांगने लगते हैं जिससे इन दोनों का सिर एक दूसरे से टकरा जाता है। इसके बाद इजुकी अकागामी से माफी मांगती है उसकी ऐसी हरकतों के लिए। इसके बाद अकागामी भी इजुकी का हाथ पकड़कर कहता है इजुकी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और मैं इस टेम्पल को भी प्यार करता हूँ और मैं जो भी करूँगा इस टेम्पल के लिए ही करूँगा। वेल यहाँ पर टेम्पल की बाकी लड़कियाँ भी आ जाती हैं जो इजुकी को गुस्से वाला प्यार करती हैं। वो कहती हैं हम सभी इस टेम्पल का हिस्सा हैं तो जो भी इस टेम्पल को प्रॉब्लम होगी हम मिलकर सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट इजुकी किकी से माफी मांगती है। दरअसल वो अपने आप को अपनी माँ से कंपेयर करने लगी थी जिसकी वजह से वो अपने ट्रेनिंग से भटक चुकी थी। किकी को लगता है शायद इजुकी को अपनी गलती का एहसास हो गया है इसलिए वो इजुकी को माफ कर देती है। अगली सुबह जब इजुकी बालकनी में बैठी थी तब अकागामी उसके पास आता है। इजुकी अकागामी को बताती है कि अब वो कहीं भी जॉब नहीं करेगी एंड टेम्पल को टेम्पल की डोनेशन से ठीक करेगी। अकागामी कहता है हाँ ये थोड़ा हार्ड है पर मुझे भरोसा है तुम ऐसा कर लोगी। अगले सीन में हम देखते हैं सुकियो अपने स्कूल ड्रेस में थी। देन गलती से उसके संतरे अकागामी से टच हो जाते हैं। कुराके पहिए पर खड़ी थी जो उसे कहती है इसने जानबूझकर किया। तभी वहाँ पर मिया भागते हुए आती है जो अकागामी के ऊपर ही कूद जाती है एंड वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं एंड जब अकागामी उठकर खड़ा होता है तो उसे एक बिल्ली धक्का दे देती है जिससे उसका मुंह कागुरा की स्कर्ट के अंदर घुस जाता है। वैसे अंदर काफी अंधेरा था कुछ दिखा नहीं। देन कागुरा अकागामी को खींचकर लात मारती है जिससे वो सीधा किकी के पास आ जाता है। आफ्टर दैट हम देखते हैं इजुकी भी अपने स्कूल के लिए तैयार थी। अकागामी इजुकी से कहता है तुम चिंता मत करो अब टेम्पल सही हाथों में है एंड अगले सीन में जब हवा से इजुकी की स्कर्ट थोड़ी उठती है तो अगेन अकागामी के अंदर का ठरकीपन जाग जाता है एंड इसी के साथ हमारा ये एनिमे यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा एवरेज था, इसमें कुछ खास नहीं था। बाकी आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दियो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।